दोस्तों नमस्कार। आज है 12 दिसंबर 2022 और आज के करंट न्यूज एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। सुबह हम मॉर्निंग में 7 बजे डेली वाइज करंट न्यूज का प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, जो आपके हर एक एग्जाम, चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या फिर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों ना हो, अगर प्रॉपर न्यूज एनालिसिस क्वेश्चन में पूछी जाती है तो ये आपका सेशन बहुत ज़्यादा आपका ज्ञानवर्धक और उपयोगी साबित होने वाला है। और अभी जो क्वेश्चन आपके हो रहे हैं, वनडे एग्जाम, अभी हाई कोर्ट का पेपर चल रहा, उसमें ग्रुप डी हुआ, ग्रुप सी का पेपर अभी होना बाकी है, स्टेनो का पेपर अभी हो चुका, तो उसका आपने लेवल देखा होगा कि अब जो हम वन लर्नर टाइप का करके जाते थे, उसका धीरे धीरे आयोग के द्वारा जो एग्ज़ाम आयोग करवाता उसके द्वारा ये काम ख़त्म किया जा रहा है। ज़रूरी भी है कि कम से कम आप जो चीज़ें चल रही हैं उसको प्रॉपरली अच्छे से डीप में जा कर के जानिए, तब आप अच्छे से कर पाएंगे। पेपर देखा जाए ओवरऑल जीएस का और करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन लेंदी बनाए जा रहे हैं, ना कि टफ। एक होता है टफनेस, वो अलग चीज़ होती है, एक होता है पेपर को लेंदी बना देना। तो जो पेपर आ रहा है वो लेंदी है, ना कि कठिन। तो ये आपका, इसी के साथ हम आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का उठाए हुए हैं तो उस पर ही चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी आपने देखा कि मैत्री दिवस मनाया गया। आप कहेंगे मैत्री दिवस किसके बीच मनाया गया? तो ये मैत्री दिवस मनाया गया 6 दिसंबर। ध्यान दीजिएगा, 6 दिसंबर को अभी क्या मनाया गया? मैत्री दिवस मनाया गया। क्योंकि ये पहली बार मनाया गया है इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता। तो 6 दिसंबर 2022 को क्या मनाया गया? मैत्री दिवस मनाया गया। फिर आपके मन में प्रश्न उठना चाहिए कि आखिर ये मैत्री दिवस क्यों मनाया जाता है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि पहले जो आज का आप बांग्लादेश देखते हो, 1971 के पहले यह पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। आज का जो आप बांग्लादेश देख रहे हो, 1971 के पहले इसे क्या कहा जाता था? इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। और जो आज का पाकिस्तान है उसे पश्चिमी पाकिस्तान यानी मेन पाकिस्तान वो था। तो दोनों ये पाकिस्तान हुआ, यानी पाकिस्तान का एक हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन होता क्या है कि अगर पीछे की हम बैकग्राउंड की बात करें तो चुनाव होते हैं, और चुनाव में जो पूर्वी पाकिस्तान के हैं शेख मुजीबुर रहमान, ये चुनाव जीत के आते हैं। लेकिन समस्या ये थी, क्योंकि ये बंगाली बोलते थे और बंगाली बेल्ट ये था, जबकि पश्चिमी जो पाकिस्तान है वो क्या है, वो पश्चिमी पाकिस्तान के जो उस समय के जो चुनाव में मैदान में उतरे वो चुनाव नहीं जीत पाए। तो उसी के बाद फिर क्या किया गया कि शेख मुजीबुर रहमान की हत्या करवा दी जाती है। जब शेख मुजीबुर रहमान की हत्या होती है तो उसी के बाद फिर शुरू होता है भारत। चूंकि बहुत सारे जो अवैध शरणार्थी के रूप में घुसपैठिया थे वो भारत में भी घुस के आ रहे थे। ऐसे में उस समय की भारत की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनके द्वारा क्या, यानी खुले रूप में चुनौती दी जाती है और अपनी सेना को तैनात कर दिया जाता है। क्योंकि इसके पहले भी पाकिस्तान के द्वारा 1965 में भारत के साथ हरकतें की जा चुकी थी। तो अब वर्तमान जो प्रधानमंत्री तत्कालीन उस समय 1971 की थी, वो किसी भी कीमत पर कोई यानी कसम नहीं छोड़ना चाहती थी। और जैसा कि पहले से अंदेशा भी था कि पाकिस्तान जरूर भारत पे क्या, यानी हमला बोलने वाला है। तो इसके पहले अभी एक दिन हमने आपको एक डिस्कस किया हुआ था कि ये राजस्थान वाले बॉर्डर से घुसने की कोशिश कर रहा था, जिसमें 1949 का एक दिवस आपको बताए थे ये मनाया गया था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा वो कौन सा दिवस है। उसका संबंध भी 1971 के युद्ध की शुरुआत से है। तो अब ऐसे में अब जो भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उनके पास एक ही ऑप्शन बचा था कि हर हालत में जो बांग्लादेश के लोग है उनके अधिकारों की क्या किया जाए, उनके अधिकारों की रक्षा किया जाए और उनकी मानवता को जो चुनौती मिल रही है, मानवाधिकारों को जो चुनौती दी जा रही है उसकी रक्षा किया जाए। तो इंदिरा गांधी ने अपनी वायुसेना को उतारती हैं और उसी के बाद फिर शुरू होता अंततः लिबरेशन ऑफ
बांग्लादेश यानी बांग्लादेश को मुक्ति मिलती है। और ये बांग्लादेश को जो आज़ादी स्वतंत्रता भारत की सेना के साथ के पराक्रम यानी भारतीय सेना ने इतनी वीरता एवं पराक्रम के साथ बांग्लादेश की आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई कि पाकिस्तानियों के एक नहीं 90 हजार सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा। और ये डेट कब की है? ये डेट है 6 दिसंबर 1971। इसी याद में अब क्या, और इसी दिन से भारत और जो बांग्लादेश पैदा हुआ, बांग्लादेश को मुक्ति मिली, लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, एक पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश की ओर जा रहा था, बांग्लादेश बन रहा था। तो इसीलिए अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि आखिरकार 6 दिसंबर को ही क्यों मैत्री दिवस। तो 6 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश की उत्पत्ति हुई थी और पूर्वी पाकिस्तान को लिबरेशन की प्राप्ति हुई थी, मुक्ति की प्राप्ति हुई थी, जिसमें भारत का बहुत ज़्यादा योगदान था। इसीलिए हर साल अब क्या मनाया जाएगा? 6 दिसंबर को कौन सा? तो ये ध्यान रखिएगा, मैत्री दिवस मनाया जाएगा। अब अगर हम अन्य चीज़ों की बात करें, बेसिक फैक्ट की बात करें, तो ये कौन है? भारत है। और भारत के साथ ये सटा हुआ जो ये आप देख रहे हैं यहाँ, ये आपका पश्चिम बंगाल है, ये पश्चिम बंगाल है। इधर 3 तरफ से घिरा हुआ ये कौन है? त्रिपुरा है। और इधर से सटा हुआ ये कौन है? मिजोरम है। और इधर से असम और मेघालय, तो कौन हो गए? असम और मेघालय। असम हो गया और कौन हो गया? मेघालय। तो ये टोटल आप देख रहे हो 5 भारत के राज्य है जो किसके साथ? जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। अगर भौगोलिक हम कनेक्टिविटी की बात करें तो बांग्लादेश भारत से अभिन्न रूप से भौगोलिक रूप से कनेक्टेड है। अब हम बात करें कि 5 राज्य, इनमें क्वेश्चन बेसिक पूछा जाता है कि जो त्रिपुरा है, ये अगर हम यहाँ हम समझने वाले हैं कि आखिरकार आज ही पूरा निपटा लेते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच 1971 में जब बांग्लादेश पैदा हो गया तो उसके बाद से आज तक का हमारा और बांग्लादेश के बीच में कैसा रिलेशन रहा है, यानी कौन कौन से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामरिक, रणनीतिक, रक्षा, स्पेस, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, इन क्षेत्रों में हमारा क्या संबंध रहा है, एक एक को हम बकायदा बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। और यकीन मानिए ये टॉपिक अभी आपके मुट्ठियों में होने वाला है। तो पहले एक नजर हमने भौगोलिक डाल लिया कि कहां पर बांग्लादेश स्थित है। तो बांग्लादेश का मतलब हुआ कि इसको 3 तरफ से भारत का एक राज्य घेरे हुए जिसे त्रिपुरा कहा जाता है। बाकी राज्यों में मिजोरम है, असम है, असम के बाद फिर कौन? मेघालय और आपका बांग्लादेश। अगर टोटल संख्या पूछी जाए तो 5 ऐसे भारत के राज्य हैं जो बांग्लादेश को घेरते हैं, बॉर्डर बनाते हैं। और टोटल सीमा की बात करें तो ये 4096.6 किलोमीटर इसकी सीमा भारत के साथ लगती है। और भारत के साथ लगने वाले सीमा के संदर्भ में देखा जाए तो बांग्लादेश की लॉन्गेस्ट बाउंड्री है जो भारत के पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, असम और मेघालय जैसे राज्यों से लगती है। कितनी है? 4096.7 किलोमीटर इसकी क्या है? बॉर्डर बनाता है। तो ये भी आप बेसिक फैक्ट इतना आप जानते ही होंगे। अब हम बात करें बांग्लादेश पैदा कब हुआ? 1971 में। और किसकी बदौलत पैदा हुआ? तो हमने अभी कहा कि भारत की सेना और भारत का उस समय पूरा का पूरा बांग्लादेश को आज़ाद कराने में सहयोग रहा। तो इसीलिए जब बांग्लादेश 1971 में, ये दिसंबर 1971 की बात है, तो दिसंबर 1971 में पैदा हुआ। तो जब कोई भी नया राष्ट्र या देश बनता है तो उसकी पहचान की, यानी सबसे ज़्यादा उसकी संकट आता है उसको रिकॉग्नाइज्ड कौन करे, पहचान कौन दे। तो भारत चूंकि आज़ाद करवाया था तो भारत पहला देश बनता है जो रिकॉग्नाइज करता है, पहचान दिलाता है कि बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट और एक सॉवरेन स्टेट है। यानी बांग्लादेश जैसे अन्य भारत है उसी प्रकार बांग्लादेश का भी इंपॉर्टेंस होगा, क्योंकि उस समय विश्व के अन्य जो राष्ट्र के प्रमुख हैं उनको भी लगा होगा कि भारत बांग्लादेश को अपने में मिलाना चाहता है। तो बांग्लादेश
को खुले रूप में भारत सामने आता है और कहता है कि बांग्लादेश एक संप्रभु और एक स्वतंत्र राष्ट्र होगा। जैसे भारत है उसी प्रकार बांग्लादेश के द्वारा भी अपनी विदेश नीति, अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक हर एक प्रकार के पहलुओं में यानी आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी। तो अब ये आप ध्यान दीजिएगा कि बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज करने के मामले में भारत सामने आया और पहला राष्ट्र बनता है जो बांग्लादेश को सॉवरेन और स्वतंत्र इंडिपेंडेंट घोषित करता है। इसके बाद डिप्लोमेटिक रिलेशन, अब जाहिर सी बात है कि भारत के साथ ही बांग्लादेश के सबसे पहले कूटनीतिक संबंध स्थापित होंगे और ये कूटनीतिक संबंध कब स्थापित होंगे तो ये दिसंबर 1971 में भारत और बांग्लादेश के मध्य कूटनीतिक डिप्लोमेटिक रिलेशन भी 1971 में, दिसंबर 1971 में स्थापित कर लिए जाते हैं। फिर आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर हमने तो एक ट्रीटी पर रखा है, ट्रीटी ऑफ कौन सी? ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन यानी मित्रता व सहयोग की संधि ये 1972 में हुई थी। तो जी हां, आप सही समझ रहे हैं। अब भारत और बांग्लादेश कूटनीतिक रूप से एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके हैं। ऐसे में अब जरूरी हो गया है कि भारत और बांग्लादेश के बीच न केवल आर्थिक क्षेत्र में, न केवल सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में, बल्कि सामरिक, रक्षा, स्पेस, अंतरिक्ष विज्ञान हर एक क्षेत्र में संबंधों में गहनता आए, गहराई आए। इसी को ध्यान में रखते हुए क्या किया जाता है 1972 में, ये ध्यान दीजिएगा, 1972 में एक ट्रीटी की गई और जो 1972 में ट्रीटी की गई इसी को किस नाम से जाना जाता? इसी को ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। यानी हम क्या है, यानी बिल्कुल मित्र की भांति हम मिल करके, जैसे दो दोस्तों में कोई भेदभाव नहीं होता है, हर एक इंफॉर्मेशन को बिना किसी यानी शंका संदेह के एक दूसरे को साझा किया जाता है और कोई भी मुसीबत, कोई भी संकट आता है तो एक दूसरे का सहयोग देने की कोशिश की जाती है। उसी भांति जो ये ट्रीटी भी यानी दोनों देशों भारत और बांग्लादेश के बीच लाई जाती है, जिसे ट्रीटी ऑफ क्या कहा जाता? फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। और ये ट्रीटी याद रखिएगा 1972 की है, 1972 की है। अब हम बात करें कि आखिरकार जब भी कहा जाता है कि जो भारत का नेबरिंग कंट्री होता है उसका कोई विकल्प नहीं होता, तो उसको हमेशा प्रायोरिटी में ही यानी तवज्जो देनी चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए भारत के द्वारा जो वर्तमान समय से हम इसको अगर कनेक्ट करने की बात करें या प्राचीन काल में जाने की कोशिश करें तो जाहिर सी बात है कि कभी जैसे आज पाकिस्तान भले अलग है, बांग्लादेश भले आज भारत से अलग है, लेकिन कभी हम जो प्राचीन काल में यानी सभ्यताएं हुई हैं यानी अभिन्न हिस्सा, आप अशोका का काल देखिए, अकबर का काल देखिए, इन दौरान जब आप प्राचीन काल में जाते हो तो ये अभिन्न हिस्सा हुआ करते थे, भारत का ही अभिन्न हिस्सा हुआ करते थे। तो इनका जो संबंध भारत के साथ है, जाहिर सी बात है कि अब भले अलग हो गए हैं। यानी मान लो एक बाप के 5 औलाद थी और उनमें से 3 औलाद अभी साथ में, 2 औलाद अलग हो गई, तो भले ही यानी क्या है, या 3 मान लो, ज्यादा आपकी समझ में आएगा, बाप की 3 औलाद थी, उनमें से बांग्लादेश और जो पाकिस्तान है 2 औलादें अलग हो गई और बाप अभी क्या है, बचा हुआ है। तो इसका मतलब हुआ कि कितनों औलाद बाहर चली जाए, उसके विचार जो बाप के होंगे उससे मैं जरूर आपके क्या है यानी कुछ ना कुछ मूल्य जरूर उसमें आ ही जाते हैं। कितनी ही शरारत यानी जो औलाद है हो जाए, तो वही कंडीशन है कि यहाँ भारत के साथ इनके जो संबंध है, चाहे बांग्लादेश के साथ आपको बताना हो, चाहे नेपाल, भूटान, श्रीलंका के साथ बताना हो और चाहे किसके साथ बताना हो, पाकिस्तान के, ये इनका संबंध क्या है, सभ्यतागत है, सिविलाइजेशनल है, सामाजिक है। जैसे आप बांग्लादेश में जाइए और पश्चिम बंगाल में इनकी भाषा बंगाली जो बोली जाती है, आप बताइए मैच करेगी कि नहीं मैच करेगी? क्योंकि भूभाग क्या था, वो लैप वाला था, तो ये क्या करेगी? तो इसका मतलब हुआ इनका खान पान, इनका पहनावा और हवा, इनका रहन सहन, इनकी संस्कृति, इनका निर्जयता, इनकी शारीरिक बनावट, ये जो क्या होती है, मैच करती है। इसी को सोशियो कल्चरल एलिमेंट कहा जाता। तो सभ्यतागत, सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक।
आर्थिक गतिविधियां भी लगभग एक जैसी ही होती है क्षेत्र विशेष में, और साथ में पॉलिटिकल रिलेशन, ये सब क्या है, यानी बांग्लादेश और भारत के बीच बहुत गहरे हो चुके हैं। इसीलिए जो वर्तमान समय में भारत के द्वारा नेबरहुड फर्स्ट की नीति को अपनाया जा रहा है, उनमें बांग्लादेश को एक प्रायोरिटी में रखा जाता। और आर्थिक संबंधों की बात करें तो जितने भी दक्षिण एशिया में देश हैं, दक्षिण एशिया में नेपाल, भूटान से लेकर के आपकी दक्षिण एशिया की बात करते हो बांग्लादेश, और इधर आपका कौन, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और साथ में कौन आपका मालदीव, जब इन सबको हम शामिल करते हैं तो इसी को क्या कहा जाता, दक्षिण एशिया कहा जाता है। तो जितने भी दक्षिण एशिया के देश हैं, आप पाएंगे भारत का सबसे ज्यादा जो लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, यानी ये लाइन ध्यान समझिएगा, इससे यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुका। आप आज तो क्वेश्चन नहीं ला पाए, कल आपको इंक्लूड कर देंगे। तो भारत का दक्षिण एशिया का जो लार्जेस्ट पार्टनर, दक्षिण एशिया में भारत का सबसे लार्जेस्ट पार्टनर है, वो कौन है, बांग्लादेश है। तो कौन सा देश है, तो ये लार्जेस्ट पार्टनर कौन, बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश का इंपॉर्टेंट इतना है। अब हम संबंधों की बात कर लेते हैं कि आखिरकार भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध किस प्रकार आगे बढ़ते गए, और फिर हम चुनौतियां क्या हैं उनको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जब भी आप ध्यान दीजिएगा, आर्थिक हो गया, उस राजनीतिक पहलू हो गया, सामाजिक सांस्कृतिक, ये सब पहलू जो राष्ट्रीय, जब हम दूसरे देशों के साथ विदेश नीति का संचालन करते हैं वो तो होते ही है, लेकिन सबसे वर्तमान समय में देखा जाए या प्राचीन, या जब भी हम संबंधों की बात प्राचीन से लेकर आज तक देखें तो उनमें आर्थिक राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय हित को साधने के लिए जो आर्थिक संबंध है उसको सबसे प्रायोरिटी में, प्राथमिकता में रखा जाता। तो इसीलिए हम सबसे पहले इसमें क्या देखते हैं, आर्थिक संबंध, यानी बांग्लादेश के साथ भारत के क्या आर्थिक संबंध रहे हैं, इसको हम समझते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, हमने अभी कहा कि भारत का छठा लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर, ध्यान से समझिएगा, भारत का छठा लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर। आप अभी कहेंगे कि सर अभी बोल रहे थे कि दक्षिण एशिया, ये क्या है, ओवरऑल है, जितने विश्व के अन्य देश भारत के साथ व्यापार करते हैं उनमें से छठा भारत का जो व्यापार पार्टनर है वो कौन है, बांग्लादेश है। लेकिन वही हम ये ऑन द वर्ल्ड, पूरे विश्व की बात करते हैं, लेकिन जब हम दक्षिण एशिया में सब आते हैं तो यही जो बांग्लादेश है यह भारत का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर बन जाता। तो दोनों में अंतर है। ओवरऑल हम देखते हैं तो ये छठा लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर भारत का बांग्लादेश है, लेकिन जब हम दक्षिण एशिया की बात करते हैं तो यह भारत का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर बन जाता है। तो विश्व में, ये विश्व के संदर्भ में है, विश्व में, लेकिन जब हम दक्षिण एशिया की बात करते हैं तो इस दक्षिण एशिया में जो भारत का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, लार्जेस्ट, कौन सा लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर आपसे पूछा जाए तो कौन सा देश हो जाएगा, तो हमने अभी कहा बांग्लादेश। दोनों में अंतर क्लियर हो चुका होगा। जब हम दक्षिण एशिया की बात करते हैं तो अभी हमने नाम जो गिनाए, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, और साथ में नीचे श्रीलंका और मालदीव और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इनको जब हम शामिल करते हैं इतने देश, तो इसी को दक्षिण एशिया कहा जाता है। लेकिन जब ओवरऑल बात करते हैं पूरे विश्व में कितने देश हैं उनके साथ भारत के आर्थिक संबंध है, तो ओवरऑल पूरे विश्व में जो बांग्लादेश का भारत के साथ ट्रेड के मामला है वो छठा लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर, जबकि दक्षिण एशिया में जब हम कंपेयर करते हैं तो सबसे ज्यादा कौन, बांग्लादेश के साथ भारत का क्या होता है, व्यापार होता है। अब ये क्यों इतना हो पाया, आपके मन में भी ये प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिरकार आर्थिक संबंधों में ऐसी कौन सी भारत ने रियायत दे दी बांग्लादेश की जिसकी वजह से बांग्लादेश भारत का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर बन गया। तो मित्रों ध्यान रखिएगा, एक समझौता होता है साप्टा, और ये साप्टा क्या है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये कौन सा है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये समझौता 2011 में हुआ, और इस समझौता का रिजल्ट ये रहा, जो भी उत्पाद बांग्लादेश से बनके भारत आता था तो इस पे जो एक्साइज ड्यूटी, सीमा शुल्क लगता था, इसको 100% रिमूव कर दिया गया। नतीजा ये हुआ कि बांग्लादेश को इससे बहुत ज्यादा फायदा
मिला। इसमें दो चीजें ध्यान रखिएगा अलग की गई हैं, एक है तंबाकू और एल्कोहल, इनको अलाउ नहीं किया गया। इस पे भारत अपने हिसाब से जो सीमा शुल्क है वो आपकी लगाएगा, लेकिन तंबाकू और एल्कोहल के अलावा जो भी बांग्लादेश भारत के पास उत्पाद बेचना चाहता है या व्यापार करना चाहता है उस पे किसी भी प्रकार का कोई सीमा शुल्क नहीं वसूला जाएगा। और ये साफ्टा एग्रीमेंट कब हुआ, तो ये 2011 में किया जाता है। अगर बायलैटरल ट्रेड की बात आई, द्विपक्षीय का मतलब हुआ कि जब दो देश मिल करके आपस में व्यापार करते हैं तो उसी को बायलैटरल ट्रेड या द्विपक्षीय व्यापार कहा जाता है। और जब द्विपक्षीय व्यापार की बात करते हैं तो ये देखिए 2020-21 और 2021-22 2 सालों का यहां आपके सामने डेटा है। भारत और बांग्लादेश के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार होता है यह 10.8 बिलियन यूएस डॉलर 2020-21 में हुआ। कितना? 10.8 बिलियन यूएस डॉलर। लेकिन इसी 8 को आगे चिपका दो तो 18 बन जाएगा और ये आपका 18 देखो कितना इंक्रीज हो गया एक ही साल में, 18.2 बिलियन यूएस डॉलर 2021-22 में हो जाता। ये बताता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो आर्थिक संबंध है ये कम होने की बजाय इनमें और अधिक गहनता आ रही है और अधिक संबंध गहरे आर्थिक पहलुओं पर भी हो रहे हैं। तो ये आप जरूर डेटा याद रखिएगा। हमने क्या कहा, द्विपक्षीय जो व्यापार हुआ 2020-21 में कितना रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच, तो हमने अभी आपको बताया कितना 10.8 बिलियन यूएस डॉलर। लेकिन 2021-22 में यही इंक्रीज हो करके 18.2 बिलियन यूएस डॉलर हो जाता है। अब इसके अलावा जाहिर सी बात है हमने अभी जो यहाँ एक मानचित्र बनाए हुए थे, ये आपका भारत है, ये आपका पश्चिम बंगाल, ये आपका बांग्लादेश है। तो इस बीच में जो बीच वाला ये क्षेत्र होता है जिसका भारत और बांग्लादेश के बीच में यानी कॉमन बॉर्डर होता है, तो कॉमन बॉर्डर में क्या किया जाता, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, आजीविका मिले और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई आजीविका या रोजगार का संकट का सामना ना करना पड़े, तो इसके लिए बकायदा क्या बॉर्डर हाट, इनको कहा जाता बॉर्डर हाट माने बाजार होता है। तो कहां बॉर्डर पर क्या किए जाते हैं, यानी हाट का मतलब हुआ कि छोटे मोटे आज गांव में जो आप देखते हो बाजार लगते हैं तो उसी बाजार यहां पर भी बॉर्डर हाट, और एक दो नहीं बल्कि 6 बॉर्डर हाट की व्यवस्था की गई जहां पर यहां के स्थानीय लोग चाहे वो बांग्लादेश के हों चाहे भारत के अपने उत्पादों को बेच सकेंगे, क्रय विक्रय कर सकेंगे। और ये कितने, ये 6 जिनमें से मेघालय वाले बॉर्डर पे 2 हैं और त्रिपुरा वाले बॉर्डर पे यानी 2। मेघालय वाले बॉर्डर पे कितने, 4 और त्रिपुरा वाले बॉर्डर पे 2। तो ये बताता है कि यहाँ के लोगों में जो आजीविका को लेकर के संकट था उसको भी समाधान करने की भारत और बांग्लादेश के बीच कोशिश की जा रही है। तो हमने क्या बताया कि कौन से बॉर्डर हाट भी आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें से बांग्लादेश और भारत का कौन, मेघालय वाले बॉर्डर पे कितने, तो 4, कौन से 4 बॉर्डर हाट, और दूसरे हमने क्या कहा त्रिपुरा और बांग्लादेश के बॉर्डर पे 2 क्या, तो आप कहेंगे बॉर्डर हाट का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा अन्य हम बात करें तो गंगा रिवर वाटर ट्रीटी, गंगा नदी के जल बंटवारे को लेकर के बहुत समय से विवाद हो रहा था, लेकिन इसे भी क्या किया गया, समझौता, एक संधि के माध्यम से इसका भी समझौता कर लिया गया। इसे गंगा वाटर ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। ये समझौता 1996 में होता है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट, लेकिन अभी भी बहुत सारी आप देखते हो तीस्ता नदी जल विवाद हमेशा बना रहता है। बांग्लादेश के द्वारा जब भी वहाँ पर यानी बांग्लादेश में अगर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहाँ पर 2 पार्टियां अपनी सत्ता में हमेशा यानी प्रभुत्व में आती रहती हैं। एक उनमें से अवामी लीग है जिसकी अवामी लीग की इस समय कौन प्रधानमंत्री शेख हसीना है, लेकिन दूसरी कौन है, बीएनपी, जिसे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नाम से जाना जाता है। और उसकी जो कौन है तो उसकी जिया खालिदा बेन, तो जिया खालिदा बेन उसकी क्या प्रमुख है, उसकी भी हम बात करेंगे। तो ये आप
आपकी राजनीतिक उथल पुथल होती रहती है। जब भी बीएनपी की पार्टी आती है, जिसे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी खालिदा जी की आती है, तो उनका झुकाव चाइना की तरफ होता है। लेकिन शेख हसीना की जब भी आवामी लीग आती है पार्टी, तो उनका झुकाव हमेशा भारत की तरफ रहा है। और भारत के संबंधों में मधुरता और समरसता, गहनता, ये सब देखने को भी पाया जाता है। तो ये भी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो गंगा वाटर ट्रीटी कब 1996 में हुई थी। अगर ओवरऑल देखा जाए भारत और बांग्लादेश के बीच लगभग कितनी नदियां, एक दो नहीं, सबको हम काउंट कर लेते हैं तो 54 नदियों अपना जल क्या है, कॉमन है, साझा, यानी दोनों देशों में बहती है। अब हम कनेक्टिविटी की यहां बात करते हैं। आर्थिक हिम में ही चल रहा कि आखिरकार कनेक्टिविटी कैसी है भारत और बांग्लादेश के बीच, अगर कोई आना जाना चाहे तो किस प्रकार की कनेक्टिविटी है। तो सबसे पहले यहां पर रेल रूट जो चलाया गया पूर्वोत्तर भारत में, जो सबसे पहले रेल यानी भारत और बांग्लादेश के बीच ट्रेन, अब सीधे आप बांग्लादेश जा सकते हो। और ये कहां से, अगरतला त्रिपुरा से बैठिए और कहां, अखौरा, कहां, अखौरा, बांग्लादेश के अखौरा में उतर लीजिए। तो ये आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, यानी ये ट्रेन चलाई गई। और ये ट्रेन कौन है, ये भारत और बांग्लादेश को कनेक्ट करने वाली, जोड़ने वाली पहली क्या है, ट्रेन है, जिसे किस नाम से, डबल ए के नाम से जाना जाता। अगरतला, अगरतला मतलब त्रिपुरा से अखौरा बांग्लादेश तक ये रेल लिंक है, जिसे ये शुरू किया गया है। ये तो रेल हो गया। तो पहली ये अगरतला अखौरा रेल लिंक से कनेक्ट कर दिया गया। अब हम बात करेंगे अगर बस से हम जाना चाहें तो क्या नहीं जा सकते हैं। अगर बस से जाना चाहें तो क्या हम नहीं जा सकते हैं। तो इसकी हम बस भी भारत और बांग्लादेश के बीच चल रही है। इसके बाद ये तो रेल लिंक है, यानी इनको रेल लिंक से हमेशा के लिए कनेक्ट कर दिया गया। इसके अलावा इसके पहले भी भारत और बांग्लादेश के बीच में, यानी क्या, तो ये 2017 में ध्यान दीजिएगा, 2017 में भी इसके पहले यानी भारत और बांग्लादेश के बीच में कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करने के लिए 2017 में बंधन एक्सप्रेस को चलाया गया। क्या चलाया गया, बंधन एक्सप्रेस को चलाया गया। और बंधन एक्सप्रेस किसके बीच चली, तो 2017 का ये 7 उठा लो, 17 का 7। अब जब किसी के साथ में आप रहते हो, यानी संबंध स्थापित करते हो किसी के साथ, संबंध का मतलब हुआ संबंध अच्छे करने की कोशिश करते हो, तो उसके क्या, यानी उसकी आपको ट्रिक बता रहे हैं अगर भूल ना जाए तो, क्योंकि ऐसे क्या होता है कि हम भूल जाते हैं कब एग्रीमेंट हुआ, तो उसकी सारी की सारी कलई आप खोल पाते हो, सारा भेद आप जान पाते हो। तो ये बंधन एक्सप्रेस आए तो 2017 साथ से, साथ में रहने से किसी के संबंध को जानना हो तो, यानी उसका कहाँ आना कहाँ जाना क्या है, तो उसके साथ रहिए। और साथ रहोगे तो उसके सारी कलई, सारे भेद खुल जाते हैं। तो कलई से कोलकाता और खुल जाने से खुलना, तो ये जो बंधन आए तो संबंध, तुरंत बंधन से संबंध, 7 2017। तो आपकी कौन सी, तो ये बंधन एक्सप्रेस 2017 और 2017 में चली और ये कोलकाता व खुलना के बीच चलती है। इसी प्रकार मैत्री एक्सप्रेस 2008 में कहाँ, ढाका और कोलकाता। तो ये किसमें भारत की तरफ से कॉमन है, कोलकाता कोलकाता कोलकाता। यहाँ हमने क्या बताया, अभी हमने यहाँ जो बताया वो त्रिपुरा से चली है, वो पूर्वोत्तर भारत को सीधे बांग्लादेश को जोड़ती है। और ये कौन, कोलकाता से कनेक्ट करती है। तो हमने आपको लाइन यूज किया था कि पूर्वोत्तर भारत को बांग्लादेश से जोड़ने वाली पहली रेल लिंक है वो। तो वो आप डबल ए कंफ्यूज मत हो जाइएगा अगरतला और अखौरा वाली से कि आप सर अभी कुछ और बोले थे, 3 ट्रेन यहां भी चलवा दिए, ये क्या हो रहा। तो ये देख रहे हो जो ये ट्रेनें चल रही है कोलकाता टू बांग्लादेश चल रही है। तो पहली खुलना, पहली बंधन एक्सप्रेस, और बंधन एक्सप्रेस से संबंध से क्या बना, 17 और 17 से क्या बना, यानी कोलकाता टू खुलना। और अगली ट्रेन कौन है, तो मैत्री है। और मैत्री वाली कहां से चलती है, 2008 में चली थी, ढाका टू कोलकाता, ढाका टू कोलकाता। अगर इसके आगे की हम बात करें तो और कौन सी ट्रेन है, तो और ट्रेन है आपकी कौन, मिताली, मिताली। और मिताली ट्रेन कहां, तो न्यू जलपाईगुड़ी से, न्यू जलपाईगुड़ी से कोलकाता, न्यू जलपाईगुड़ी से कोलकाता। तो न्यू जलपाईगुड़ी से कौन हो जाएगा, यानी मिताली। अब इसको कैसे याद रखो, मिताली राज्य जो है भारत की जलपरी है,
अभी जो उनके द्वारा बहुत कारनामा क्रिकेट के क्षेत्र में, क्रिकेट क्या आप बताइएगा, उनका संबंध किससे है? मिताली राज का। तो उनका जलपरी मान लो, तो इन मिताली से क्या आ जाएगा? न्यू जलपाईगुड़ी से कोलकाता। तो ये 3 ट्रेनें ऑलरेडी बांग्लादेश को भारत के पश्चिम बंगाल से कनेक्ट कर रही थी। इसका मतलब हुआ कि भारत और बांग्लादेश के बीच रेल कनेक्टिविटी थी। लेकिन पहली ट्रेन हमने कौन सी बताया? अखौरा अगर तला वाली ट्रेन चलती, जो पूर्वोत्तर भारत को सीधे बांग्लादेश से कनेक्ट करती है। तो ये वाली भी इधर आप ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता। कनेक्टिविटी के लिए इतनी एग्जांपल आप देखते हैं, तो ये क्या है? सफिशिएंट है। अब अगर एनर्जी की बात करें, ऊर्जा के क्षेत्र में, क्योंकि बांग्लादेश को भी ऊर्जा की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, तो भारत और बांग्लादेश के द्वारा ऊर्जा के क्षेत्र में क्या किया जा रहा, तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। 2018 में इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन प्रोजेक्ट 2018 स्थापित किया जाता है। कौन सी? इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन प्रोजेक्ट, यानी पाइपलाइन के माध्यम से भारत की जो गैस ऊर्जा है, ये इनको कहां पहुंचा सके? बांग्लादेश पहुंचा सके। तो ये कब ये समझौता हुआ? 2018 में। और अभी ये कहां से? तो ये सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से कहां? पार्वती नगर, सिलीगुड़ी से पार्वती नगर के बीच ये पाइपलाइन गुजरेगी। और इसके माध्यम से आपको पता है कि कौन गैस हो गई, लिक्विड आपका एलपीजी, और इन सबको आसानी से भेजा जा सकेगा। तो ये इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन प्रोजेक्ट 2018 में शुरू किया जाता। अगर हम वर्तमान फैक्ट की बात करें, भारत और बांग्लादेश के बीच ऊर्जा कैसे है, तो अभी तक बांग्लादेश के द्वारा भारत से बिजली का आयात किया जाता है। एक डेटा है कि प्रत्येक वर्ष 1610 कितना? 1610 मेगावाट बांग्लादेश के द्वारा भारत से जो विद्युत है वो आपकी बिजली आयात की जाती है। तो अभी बिजली के मामले में बांग्लादेश भारत से क्या है? पूरी तरीके से भारत पर निर्भर है, और भारत भी बिना किसी बाधा के उसको बिजली पहुंचाता रहता है। अगर हम अन्य बात करें इसका, अन्य क्षेत्रों की, टूरिज्म की, आर्थिक क्षेत्र में ही, तो पर्यटन जो भारत में 2020 का, ये पर्यटन मंत्रालय का, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का डेटा है। इसमें बताया गया कि 2020 में जो भारत में सबसे ज्यादा पर्यटक आए वो बांग्लादेश के थे। कहां से आए? सबसे ज्यादा जो पर्यटक भारत में पर्यटन करने आए, विभिन्न भागों में देखने गए, तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश से भारत में पर्यटन आए हैं। अब कोविड-19 के दौरान अगर हम समय देखते हैं, तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो स्वास्थ्य का क्षेत्र है, हेल्थ का है, उसमें भारत और बांग्लादेश बहुत क्लोज आए, और भारत के द्वारा भी कौन? तो भारत के द्वारा वैक्सीन मैत्री चलाई गई। कौन? वैक्सीन मैत्री। भारत ने अपने वैक्सीन मैत्री के माध्यम से हर तरीके से बांग्लादेश को दवाओं से लेकर के अन्य जितनी भी प्रकार की, यानी खाद्यान्न की जरूरत थी, हर एक सुविधा को बांग्लादेश को बिना किसी रोक टोक के उपलब्ध करवाया है। तो आपका देखो बिल्कुल क्लियर है। हम हर एक एरिया, पहले आर्थिक क्षेत्र उठाए तो उसका देखे, फिर कनेक्टिविटी वाला उठाए उसका निपटा दिए, फिर एनर्जी वाला उठाए उसको निपटा दिए, फिर हमने एनर्जी के बाद कौन सा एरिया लिया, तो हमने टूरिज्म, उसको भी दिखा दिए कि 2020 में भारत और बांग्लादेश में क्या टूरिज्म में क्या उन्नति रही है। तो हमने कहा 2020 में भारत में सबसे ज्यादा पर्यटक कहां से आए, तो हमने कहा बांग्लादेश से आए। अब हमने कहा अगर हेल्थ में आते हैं, क्योंकि कोविड-19 का इतना यानी खराब दौर से गुजरे हैं, लेकिन भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध हमेशा मधुर और अच्छे रहे हैं, क्योंकि भारत ने वैक्सीन मैत्री के माध्यम से वैक्सीन व अन्य जो पीपीई किट होते थे या अन्य प्रकार की जो दवाओं की आवश्यकता होती थी, खाद्यान्न की, वो सब बांग्लादेश को उपलब्ध करवाता रहा है। अब हम अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें कि आखिरकार जो क्षेत्रीय स्तर पर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं जहां पर कॉमन दोनों भारत भी की उपस्थिति है और बांग्लादेश की भी उपस्थिति है, तो यहां हम बात करते हैं बिम्स्टेक में एक सक्रिय सदस्य के रूप में बांग्लादेश अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है, जिसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बना चुके हैं। बिम्स्टेक कब स्थापित हुआ, क्या है, कितना इसका, तो आप अगर रेगुलर आप आते हैं तो यकीन मानिए आपको हम इतना यहाँ क्लास में
इतनी चीजें, इतना कंटेंट देने वाले हैं कि प्री मेंस इंटरव्यू इसके बाहर ना कुछ पूछा गया है और ना ही पूछा जाएगा, इतना मेरा दावा जरूर है। और जो लोग आप रेगुलर फॉलो करेंगे वो आप अनुभव जरूर करेंगे। तो आइए, तो हमने क्या कहा, इसकी फुल फॉर्म क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। जिसकी हम बात करें तो इसकी स्थापना 1997 में होती और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, ढाका में स्थित है। तो ये आपका कौन बिम्स्टेक हो गया, इसमें इंडिया भी मेंबर और साथ में कौन मेंबर है, बांग्लादेश। दूसरा हो गया कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन जो हिंद महासागर के आसपास के देश हैं जिनकी बॉर्डर हिंद महासागर से लगता है, उससे मिल यानी उसके लिए एक संगठन बना हुआ जिसे इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के नाम से जाना जाता। तो इसका भारत भी मेंबर है और बांग्लादेश भी मेंबर है। और अगला सार्क का तो यानी साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर, जो ये आपका सार्क है, तो ये आपका इसमें आप रीजनल कोऑपरेशन सार्क का दक्षिण जिसे कहा जाता, इसमें भारत और बांग्लादेश दोनों क्या है, इसके मेंबर हैं। इसके मेंबर हैं तो ये आप ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा अगर हम किसकी बात करें, चुनौती की बात करें, अभी तो ये हम संबंध जान लिए हैं कि आज तक डेवलपमेंट कैसे कैसे भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ। और अगर हम बात करें विवाद क्या है, मुद्दे क्या हैं जो भारत और बांग्लादेश के बीच में संबंधों को क्या करते हैं, कभी खटास में पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो एक तो हो गया तीस्ता नदी जल विवाद। तीस्ता नदी जल विवाद आज भी ये संकट बना हुआ। तीस्ता नदी जल विवाद, तीस्ता नदी को लेकर के हमेशा बांग्लादेश के द्वारा भारत पर आरोप लगाया जाता है कि वह जो तीस्ता नदी है, तीस्ता नदी का जल भारत में आने नहीं देता, क्योंकि तीस्ता नदी आपको पता है कहां से उसका उद्गम होता है, ये जरूर देखिएगा इसकी सहायक नदियां, क्योंकि क्वेश्चन आपके यूपीएससी में पूछा जा चुका है। तीस्ता नदी जल विवाद है। दूसरा, बांग्लादेश से जो इलीगल माइग्रेशन होता, अवैध प्रवासन, अभी आपने देखा म्यांमार से रोहिंग्या बांग्लादेश में आए और फिर बांग्लादेश से घुसपैठ करके भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में घुसे, और जिससे जो आपने देखा कि असम का जो एनआरसी वाला मुद्दा भी काफी इसके साथ गरमाया हुआ था, इससे गरमाया हुआ था। तो जो रोहिंग्या शरणार्थियों को यहाँ से हटाया गया, फिर इससे जो यहाँ का पूर्वोत्तर भारत में इम्बैलेंस जनांकी यानी जनसांख्यिकी असंतुलन उत्पन्न करने में यहाँ ये भी मुद्दा है। तो पहला मुद्दा हमने क्या बताया, तीस्ता नदी जल विवाद का, और तीस्ता नदी जल विवाद अभी तक ये मुद्दा अभी सॉल्व नहीं हुआ है, हालांकि कोशिश जारी है। उसके बाद फिर कौन मुद्दा आया, अवैध प्रवासन का। अवैध प्रवासन इलीगल माइग्रेशन होता है, और इसमें जो म्यांमार से रोहिंग्या और साथ में अन्य जो अवैध तरीके से घुसपैठियां हैं वो भारत में घुसने की कोशिश, बांग्लादेश के जो छिद्रिल बॉर्डर है आगे बात करेंगे उससे घुसने की कोशिश करते हैं। अगला मुद्दे की बात करें तो ड्रग स्मगलिंग होती है, यानी दवाओं का अवैध तस्करी होती है और ट्रैफिकिंग होती है। ट्रैफिकिंग का मतलब क्या हुआ, किसकी होगी, बच्चों का होगा, बच्चों का। इसके बाद फिर क्या होगा, महिलाओं का, बच्चों का, महिलाओं का और लड़कियों का, इन सब का क्या किया जाता है, इन सब का अवैध तस्करी भी की जाती है। तो ये और दवाओं का जो नशीली दवाएं होती है इनका पूर्वोत्तर भारत या भारत में आसानी से, क्योंकि याद करिए बांग्लादेश पूर्वोत्तर भारत, उधर म्यांमार, तो ये सब क्या है, तो ये आपका गोल्डन ट्रायंगल और एक क्रूसेंट का नाम जरूर सुना होगा। तो एक गोल्डन ट्रायंगल जो बनाते म्यांमार, थाईलैंड और लाओस से तीनों मिल करके यहाँ से जो अफीम का उत्पादन होता है वो बहुत ज़्यादा होता। तो ये अफीम भारत के जो बांग्लादेश से होते हुए भारत में वो अवैध तस्करी कर दी जाती है। इसके अलावा हथियारों का अवैध तस्करी होती, क्योंकि चाइना भी चाहता है भारत में अस्थिरता बनी रहे। तो जो पूर्वोत्तर भारत के कौन अलगाववादी हैं उनको अवैध तरीके से हथियार या अन्य प्रकार की फंडिंग भी बांग्लादेश के माध्यम से की जाती है। इसके अलावा आतंकवादी गुट भी बांग्लादेश में जो आतंकवादी टेररिस्ट है, आतंकवादी गुट, वो भी भारत के लिए चुनौती उत्पन्न करते हैं, जिसमें एक नाम जरूर ये याद रखिएगा, कौन, जीएमबी यानी जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश। जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश के द्वारा जो एक प्रकार का क्या है आतंकवादी गुट है, इसके द्वारा भारत में क्या किया जाता, अस्थिरता उत्पन्न करने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा
चीन का बहुत ज़्यादा प्रभाव बांग्लादेश में बढ़ता जा रहा है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बांग्लादेश भले ही भारत का इतना क्लोज फ्रेंड हो, भले ही 1972 में हमने क्या किया हो, फ्रेंडशिप ट्रीटी की हो, यानी ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन किया हो, लेकिन जब हम देखते हैं तो बांग्लादेश BRI, चाइना का जो ये बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव है, सिल्क रूट है, के माध्यम से बांग्लादेश में चाइना अपना घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। उसमें कौन, तो ये इसमें BRI में कौन, बांग्लादेश शामिल हो चुका है, जबकि भारत इसका हमेशा विरोध करता रहा है, जबकि बांग्लादेश इसका शामिल नहीं हुआ है। BRI बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव का एक सक्रिय मेंबर है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और आगे सीमा विवाद, सीमा विवाद अभी भी, हालांकि सीमा विवाद को सॉल्व कर लिया गया, और जब सीमा विवाद की बात आई है तो सीमा विवाद अभी भी बना हुआ, क्योंकि सीमा विवाद सॉल्व करने के बाद या इसमें देखिएगा कि सीमा विवाद को ही हल करने के लिए यानी क्या किया गया, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया गया। और लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट कब होता है, तो इसके लिए 100वां संविधान संशोधन किया जाता है। यहां देखिए, ये लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के लिए 100वां संविधान संशोधन किया गया। अब हम बात करें कि ये कब की कहानी है, तो कहानी ध्यान दीजिएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच जब कभी बांग्लादेश पैदा नहीं हुआ था, उसके पहले से भी सीमा विवाद होते रहे हैं और इसके लिए प्रयास किए जाते रहे हैं। बात है 1958 की, यानी 1958 में उस समय बांग्ला, जो आज का आप देख रहे हो पाकिस्तान, इसके जो हेड हुआ करते थे उस समय फिरोज खान नून हुआ करते थे। फिरोज खान नून और भारत की तरफ से नेहरू के मध्य 1958 में ऐसे एक समझौता हुआ। और समझौता क्या हुआ, इसी समझौते को आगे हम बात करेंगे बेरुबारी विवाद के नाम से भी जाना जाएगा। यानी बेरुबारी क्षेत्र जो था बांग्लादेश का, आज जो बांग्लादेश में है, ये भारत में हुआ करता था। ये तय हुआ कि ये जो भूभाग है हम किसको, ये पाकिस्तान को सौंप देंगे और इससे हमारा विवाद का समाधान हो जाएगा। लेकिन जब भूभाग की बात आई तो आप आर्टिकल एक याद करिए कि नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 किसकी बात करता है, विद्यमान राज्यों के नामों, भूभागों, सीमाओं में परिवर्तन। तो नए राज्य का प्रवेश व स्थापना मतलब आप क्या अपना भूभाग किसी दूसरे देश को दे सकते हो, यह मामला उत्पन्न हुआ। लेकिन समझौता 1958 में जो नेहरू नून समझौता हुआ था उसी को अमली जामा पहनाने की कोशिश 1960 में की जाती है। तो 1960 में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो इस मामले में सुनवाई हुई। उसी को किस नाम से जाना जाता, ये बेरुबारी विवाद के नाम से जाना जाता। और बेरुबारी विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा कि आप भारत का कोई भी भूभाग किसी दूसरे यानी राष्ट्र राज्य को आप ऐसे बिना संविधान संशोधन के नहीं दे सकते, क्योंकि अनुच्छेद 2 और 3 में संविधान संशोधन करने की साधारण प्रक्रिया के माध्यम से पार्लियामेंट को ऑथराइज किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा कि आपको संविधान संशोधन करना पड़ेगा, तो इसके लिए फिर 9वां संविधान संशोधन किया जाता। कौन सा? 9वां संविधान संशोधन किया जाता है 1960 में, और 9th संविधान संशोधन के माध्यम से बेरुबारी विवाद का समाधान कर लिया जाता है। लेकिन उसके बाद फिर वही की सीमा, अब दिक्कत क्या थी, छोटे छोटे जो लैंड फार्म, छोटे छोटे मान लो ये भूभाग, ये भाग छोटे छोटे थे, ये बिखरे हुए थे, इन पे ध्यान नहीं दिया गया। और जब इन पे ध्यान नहीं दिया गया तो वही इनको ले करके, अब चूंकि ये इनको ना भारत की नागरिकता मिली थी और ना ही इनको कहाँ की नागरिकता मिली थी, बांग्लादेश। और इसी दौरान फिर 1971 में बांग्लादेश भी पैदा हो गया। जब बांग्लादेश पैदा हो गया तो ये कहाँ के नागरिक माने जाए, भारत या पाकिस्तान की पहचान का संकट उत्पन्न हुआ। तो इन्हीं को ये टेक्निकल भाषा में क्या कहा गया, इनको इनक्लेव कहा गया, इनको इनक्लेव कहा गया। अब भारत बांग्ला, जो भारत के कुछ ऐसे इनक्लेव थे जो भारत के भूभाग में आते थे लेकिन उनको भारत की नागरिकता नहीं मिली। इसी प्रकार भारत के कुछ इनक्लेव थे जो बांग्लादेश के भूभाग में आते थे, बांग्लादेश ने इनको क्या रिकॉग्नाइज्ड नहीं किया, तो इनकी पहचान का संकट उत्पन्न हुआ। तो उस समय की हालांकि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1974 में कोशिश करती हैं कि लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, LBA लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हो, लेकिन ये हो नहीं पाता क्योंकि इसके लिए चाहिए था संविधान संशोधन, वो नहीं हो पाया। फिर अंततः 2011 में एक क्या
प्रोटोकॉल लाया गया, एडिशनल प्रोटोकॉल लाया गया और ये मामला पेंडिंग ही रहा, अंततः हल नहीं हो पाया। और ये हल कब हुआ? 2015 में। 2015 में जब वर्तमान एनडीए सरकार 14 में आई और 15 में फिर एलबीए लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया गया। ये लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ तो इसमें 111 जो इनक्लेव थे भारत के पास थे, ये बांग्लादेश को प्राप्त भारत ने कर दिया और बदले में भारत को 51 इनक्लेव जो बांग्लादेश के थे लेकिन भौगोलिक रूप से भारत के क्षेत्र में आते थे, तो इनक्लेव का जो आदान प्रदान किया गया, इसी को किस नाम से जाना जाता? लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट में कौन कौन से राज्य शामिल थे भारत के? कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइएगा। तो ये लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट भी आपकी क्या है, समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं आगे, भारत और बांग्लादेश के बीच हमने कहा सीमा विवाद अभी भी है, तो आप कहेंगे सर ये बताइए कि आखिरकार ये कौन से सीमा विवाद की आप बात कर रहे हैं? तो सीमा विवाद का मतलब हुआ, तो एक चीज और ध्यान से समझिएगा, जो त्रिपुरा है ये तीन तरफ से ये जो भारत हो गया और इसके बाद आपका देखिए ये बांग्लादेश और इसी से ये तीन तरफ से घेरे हुए कौन है? त्रिपुरा है। और इसी त्रिपुरा पे जो ये हम बॉर्डर ये छिद्रिल है। हालांकि इसके बीच में जो सीमा लगती थी इसको सीमा विवाद को सॉल्व कर लिया, लेकिन इसी में कुछ एरिया जो समुद्र की तरफ आएंगे मेरे मरीन वाला है, यानी ये जलीय क्षेत्र है। और जलीय क्षेत्र का ये कितने किलोमीटर का है? 6.5 किलोमीटर का। ये अभी भी विवाद बना हुआ है। और जो ये 6.5 किलोमीटर का त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच वाले क्षेत्र में है, इसी को कोमिला त्रिपुरा क्षेत्र के नाम से जाना जाता। कोमिला त्रिपुरा क्षेत्र के नाम से जाना जाता। तो ये अभी भी विवाद बना हुआ। तो ये विवाद का पॉइंट जो हमने कहा सीमा विवाद, तो उसमें आप ध्यान रखिएगा ये आपका सॉल्व होना किया जाना चाहिए। तो ये 6.5 किलोमीटर का ये जो विवादित भाग है वो भी सॉल्व किया जाना चाहिए। आगे की राह क्या होनी चाहिए? तो आगे की राह यही है, तीस्ता नदी जल बंटवारा को क्या किया जाए, यानी इसको सॉल्व किया जाए। और ये जो अवैध प्रवासन होता है इनमें भारत और बांग्लादेश को मिलकर के प्रयास करने चाहिए। और जो ये ड्रग स्मगलिंग और ट्रैफिकिंग होती है इस पे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। और किसी भी कीमत पर बांग्लादेश को अपने यहाँ जो आतंकवादी गुट है उनको शरण नहीं देना चाहिए, बल्कि उनको सख्ती से निपटना चाहिए। और बांग्लादेश का जो झुकाव चाइना की तरफ है, चाइना की तरफ ना हो करके, क्योंकि उसका परम और प्राकृतिक मित्र तो भारत रहा है। बांग्लादेश अगर चाइना की तरफ जाता है तो चाइना जैसे श्रीलंका को डेब्ट जाल में फंसाया है, वैसे यहाँ भी चाह रहा है कि उसका भी प्रभाव बढ़े और भारत का प्रभाव कम हो। इसके अलावा सहयोग के और पॉइंट क्या हो सकते हैं? तो सहयोग के पॉइंट आज के संदर्भ में देखा जाए तो ऊर्जा के क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं। अभी रंगपुर आप न्यूक्लियर पावर प्लांट का एग्जांपल दे सकते हो। भारत और रसिया, ये हालांकि रसिया के द्वारा स्थापित किया गया, लेकिन ये भारत के द्वारा भी इसमें टेक्निकल असिस्टेंट मदद मुहैया कराई जाएगी। तो इसको दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दोनों सहयोग करें, एआई में। इसके अलावा मॉडर्न फार्मिंग जो टेक्निक्स है, यानी बहुत सारी मॉडर्न आधुनिक तरीके से जो कृषि की जाती है, तो मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स में दोनों सहयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आगे संबंध कैसे और मजबूत होंगे? तो नदी कौन नदी में कब कितना उफान आएगा, कितना उसका डेटा होगा, तो ये जो फ्लड डेटा है इसको ये विश्वसनीय फ्लड डेटा को एक देश के द्वारा दूसरे देश यानी भारत और बांग्लादेश को आपस में साझा किया जाना चाहिए। तो ये सब आपके क्या है, यानी पॉइंट है जो इस समाधान के हो सकते हैं। इसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी आप दोनों देशों को ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा और बताना तो आईटेक, जो आज का आईटेक है यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और एक ई से आपका इंजीनियरिंग, और उसके बाद सी से क्या होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग। आईटेक वाला कॉन्सेप्ट भी आप बता सकते हैं। इन क्षेत्रों में भी भारत व बांग्लादेश को मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहिए। तो ये सजेशन में आप बता सकते हैं, तब जा करके क्या होगा, भारत और बांग्लादेश के बीच जो विवाद है उनको कम किया जा सकेगा। हालांकि ये टॉपिक आपकी पूरा अब मुट्ठी में आ चुका होगा, डिस्कशन तो लंबा चल गया। बात यहाँ हम किए थे जाते जाते कि एक नदी विवाद सॉल्व करने की मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन हुआ है। उस नदी का नाम है कुशियारा नदी। हमने कहा कि कितना, एक दो नहीं, हमने अभी नदी आपको गिनाई थी, कितनी नदी, 54 नदी
हैं जिनका विवाद, यानी 54 नदियों में कुछ का विवाद है, कुछ का कॉमन है जो बॉर्डर बनाती हैं। उनमें से कुशियारा नदी है। जो कुशियारा नदी की बात करें तो जो बराक नदी है मणिपुर से निकल के आती है असम होते हुए, तो बराक नदी की सहायक नदी है कौन? कुशियारा नदी। तो उसमें जल विवाद को शांतिपूर्वक हल कर लिया गया। इसी प्रकार अब जरूरत है कि जो तीस्ता नदी जल विवाद प्रमुख मुद्दा बनता है, इसको भी आसानी से जैसे LBA लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट को सॉल्व कर लिया गया, वैसे उसको भी सॉल्व कर लिया जाना चाहिए, सॉल्व कर लिया जाना चाहिए। तो ये था भारत और बांग्लादेश के बीच अब तक का लेटेस्ट डेवलपमेंट। अभी आपका अच्छे इसलिए संबंध हुए हैं क्योंकि 2022 में दोनों देश के द्वारा कौन सी तो मित्रता की 50 साल पूरा किए, उसकी भी वर्षगांठ मनाई गई है। अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो ये है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे IMF के नाम से जाना जाता है। आप कहेंगे ये कहां से आ गया IMF, अब आप चर्चा में क्यों ला दिए? ये इसलिए क्योंकि ये बात करना शुरू किया है अबाउट द डेब्ट सिचुएशन ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका कर्ज में डूबता गया और ये कंडीशन हुई, आपने अभी देखा वहां राजनीतिक अस्थिरता का दौर एक लंबे समय तक गुजरा। तो अब IMF सामने आया हुआ है और कहा है कि श्रीलंका में जो कर्ज की स्थिति है, सिचुएशन है, उस पर हम बातचीत करना चाहते हैं। अब हम बात करें IMF की, तो IMF के कुछ बेसिक फैक्ट जानिए। IMF की स्थापना कब की जाती है? तो IMF की स्थापना 1945 में होती है। इसके लिए बाकायदा एक ब्रिटेन वुड्स, कौन सा? ब्रिटेन वुड्स समझौता होता है। उसी ब्रिटेन वुड्स से दो उत्पाद निकल के आते हैं, एक को वर्ल्ड बैंक और दूसरे को IMF के नाम से जाना जाता। तो आज हम चर्चा का विषय जो हमारा है IMF है, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक वित्त के नाम से जाना जाता है। इसमें वर्तमान में बात करें तो 190 देश। आप कहेंगे सर अभी तक तो हम 189 देश याद किए थे। नहीं, एक नया देश शामिल हुआ 190वां, उसका नाम कौन है? अंडोरा। तो इसमें वर्तमान में कितने देश हो चुके? अंडोरा के शामिल होने के बाद 190। इसका हेडक्वार्टर्स की बात करें तो अमेरिका के वाशिंगटन DC में। जो ये बेसिक फैक्ट है आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अब जो मेन हमें है कि भारत जब ये 1945 में बना तभी से इसका मेंबर है, इसलिए भारत को IMF का संस्थापक सदस्य माना जाता है। तो भारत इसका फाउंडिंग मेंबर है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब IMF की अगर हम विशिष्टता की बात करें कि IMF क्यों ये स्थापित किया गया, इसका उद्देश्य क्या था, तो पीछे के तनिक हिस्ट्री की हम बात करें तो 1930 में जो वैश्विक महामंदी आई थी, उसमें विश्व की जितनी भी पूंजीवादी व्यवस्थाएं थी वो चकनाचूर चौपट हो गई थी। और उसके बाद फिर 1939 से और फिर द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, उसमें फिर अर्थव्यवस्था की और खस्ता हालत हो गई। तो इन्हीं जो स्थिरता का दौर गुजरा राजनीतिक, जिनका प्रभाव 1930 की आर्थिक मंदी और 1939 का राजनीतिक अस्थिरता का दौर, द्वितीय विश्व युद्ध का होना, और ये पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। तो अर्थव्यवस्था को किस पे फिर से पटरी पर लाया जाए, इसी के उद्देश्य से, इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और साथ में वर्ल्ड बैंक दो का स्थापना की जाती है। अब दो की स्थापना होती है तो उद्देश्य में आप पहला समझ गए होंगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्योंकि अर्थव्यवस्थाएं चकनाचूर हो चुकी थी, वित्तीय स्थिरता बनी रहे। तो वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए, यानी ये पहला उद्देश्य इसका हो गया। और वित्तीय स्थिरता से ज़्यादा है जो विश्व में व्यापार होता है वो सुगम तरीके से, आसानी से होता रहे, इंटरनेशनल ट्रेड आसानी तरीके से होता रहे, यानी इसको सुनिश्चित करने के लिए। इसके अलावा जो ग्लोबल मॉनिटरिंग कोऑपरेशन है, जो मौद्रिक क्षेत्र में सहयोग विश्व में हो रहा, उनका भी सहयोग आसानी से होता रहे। ये तो आप देखेंगे कि ये पॉइंट तो आप जानते ही हैं। अब मेन पॉइंट है, इसका उद्देश्य रोजगार पैदा करना भी है। IMF का उद्देश्य केवल इतने नहीं है कि वित्तीय स्थिरता बनी रहे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे, इंटरनेशनल ग्लोबल स्तर पर ट्रेड आसानी से होता रहे, उसको आसानी से उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इंटरनेशनल ट्रेड में ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन बना रहे, मौद्रिक स्तर पर सहयोग बना रहे,
वो ये तो है ही है, लेकिन सबसे अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है रोजगार पैदा भी करना और साथ में जो अर्थव्यवस्था है उसकी वहनीयता, उसकी सस्टेनेबिलिटी भी बनी रहे, सतत समृद्धि दर को भी सुनिश्चित करना ये आईएमएफ का उद्देश्य है। और इसका उद्देश्य गरीबी को कम करना। आपको लगेगा ये गरीबी कम नहीं करता होगा आईएमएफ को, क्योंकि उस समय बेरोजगारी या शिक्षा बेरोजगारी ये सब चरम पे थी, तो गरीबी को कम करना भी आईएमएफ का उद्देश्य है। इसके अलावा जो मैक्रो, एक दो होती है, माइक्रो होती है, मैक्रो। मैक्रो आर्थिक समृद्धि, मैक्रो का मतलब हुआ जिसमें राजकोषीय घाटा कम हो, चालू खाता घाटा, और उसके बाद फिर आपका कौन हो गया इसका पेमेंट ऑफ बैलेंस, भुगतान संतुलन, ये सब बात की जाती है, टैक्सेशन, ये सब। तो इसमें मैक्रो इकोनॉमिक समृद्धि को भी सुनिश्चित करना इसका प्रमुख लक्ष्य है। इसके अलावा यहां देखिए जो ये अब पॉइंट लिखा है, आप कहेंगे आखिरकार आईएमएफ को क्या पड़ी है कि श्रीलंका के मामले में अब हस्तक्षेप कर रहा, इसलिए क्योंकि लास्ट उद्देश्य देखिए आईएमएफ के द्वारा क्या किया जाता है, पॉलिसी एडवाइस, नीति के मामले में सलाह भी दिया जाता, एंड फाइनेंसिंग, और पैसा रोकड़ा उपलब्ध करवाया जाता। आप कहेंगे किसको, तो ये डेवलपिंग कंट्रीज को, उनके बैलेंस ऑफ पेमेंट को, जो उनका भुगतान संतुलन चौपट होने वाला है, अब उसको संतुलित करने के लिए विकासशील देशों को आईएमएफ के द्वारा क्या किया जाता, वित्तीय भी उपलब्ध करवाया जाता है, और नीति के मामले में, नीतिगत मामलों में सलाह परामर्श भी दिया जाता है। परामर्श देने के साथ साथ प्रमोशन ऑफ एक्सचेंज ग्रोथ रेट, यानी क्या किया जाता, प्रमोशन ऑफ एक्सचेंज ग्रोथ रेट। एक्सचेंज ग्रोथ रेट का मतलब क्या हुआ कि जो विनिमय दर है, विनिमय दर को भी प्रोत्साहित किया जाता है ताकि स्थिरता और इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम है वो चौपट ना होने पाए, वो आसानी से होता रहे। ये सब आप जानी गए हैं। अब बात पीछे बताई चुके हैं कि इसकी स्थापना कब, तो जुलाई 1944 में क्या बुलाया जाता है, ब्रेटन वुड्स समझौता, और जुलाई 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर शहर में 1944 में कौन सा, ब्रेटन वुड्स समझौता होता, और वहीं से फिर 44 देश आते हैं। अब तो इसमें 190 हो गए, लेकिन जब ये समझौता हुआ था 44 देश थे, तो उन देशों के द्वारा ये संकल्प लिया गया कि 1930 जैसी महामंदी आए तो उससे कैसे निपटा जाए, उसके लिए कम से कम एक संगठन होना चाहिए कि विश्व के जो राष्ट्र राज्य हैं वो एक मंच पे आ सके और विश्व की जो अर्थव्यवस्था चौपट होने की कगार पे जा रही उसको बचाया जा सके। तो ये आपका और क्लियर हो चुका होगा कि ये 44 देश ध्यान रखिएगा उस समय थे। अब बात करें कि ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक एक दूसरे की इनकी जुड़वां बहन इसलिए कहा जाता है, अब ध्यान से समझिएगा, आईएमएफ और किसको हमने कहा, वर्ल्ड बैंक को एक दूसरे की जुड़वां, एक दूसरे की ट्वाइन सिस्टर, जुड़वां बहन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब तक आप ये जो विश्व बैंक है कई ग्रुप है, इनमें कौन है, आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जो आईबीआरडी है, जब तक आईबीआरडी का मेंबर आप नहीं बनोगे तब तक आईएमएफ का सदस्य नहीं बन सकते। जब तक आईबीआरडी का मेंबर नहीं बनोगे तब तक हमने क्या कहा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का सदस्य नहीं बन सकते। ये अलग बात है संयुक्त राष्ट्र का मेंबर हो या ना हो, अगर हो तब अच्छी बात, नहीं हो तब भी आप आईएमएफ का मेंबर बन सकते हैं, लेकिन शर्त है आईएमएफ का मेंबर बनने के पहले आपको इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का सदस्य आपको बन जाना चाहिए। इसीलिए आईएमएफ हुआ विश्व बैंक को जुड़वां बहन कहा जाता है। ये भी आपका क्लियर हो चुका होगा। अब हम कुछ अन्य बेसिक फैक्ट की बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये जो विश्व में उस समय और आज के संदर्भ में उस समय भी कैसे भाई विभिन्न देशों की करेंसियां, मुद्राएं अलग अलग होती हैं, उनके बीच कैसे व्यापार हो पाएगा। तो इसके लिए जो शुरुआत स्तर में फिक्स कर दिया गया था कि डॉलर सबसे महंगा होगा, उसकी तुलना में अन्य करेंसी का रेट ए होगा। तो इसी को किस नाम से जाना गया, कन्वर्टिबल करेंसी एट फिक्स्ड रेट। ये लेकिन कोलैप्स कर गया 1971 में, पूरा कोलैप्स कर गया। तो जब कोलैप्स कर गया तो ये सिस्टम ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट अपनाया गया, यानी दिन प्रतिदिन के हिसाब से तय होता है कि मुद्रा
कितनी डॉलर कितनी मजबूत होगी, या जापान का येन या ब्रिटिश पाउंड, कौन मुद्रा कितनी मजबूत होगी, ये तय होता है कि डिमांड एंड सप्लाई किसकी कितनी है। तो ये आपकी दिन प्रतिदिन के मार्केट फैक्टर के कास्ट पे ये फिक्स नहीं की गई। तो वर्तमान समय में पूछा जाए कौन सी टेक्निक, तो सिस्टम ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को अपनाया जाता है। यह एक्सचेंज रेट का मतलब हुआ कि जैसे आप सुनते हो कि $1 ₹82 का हो गया, ₹83 का हो गया, यानी ₹83 आप दोगे तब आपको $1 प्राप्त होगा। इसी प्रकार $1 चाइना की जो करेंसी यहाँ पर है उसे रेन मिनबी के नाम से जाना जाता। तो रेन मिनबी ये सबसे लास्ट में अभी 2015 में इसको शामिल किया गया, तो उसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा वर्तमान में जो करेंसी का कन्वर्टिबल होता परिवर्तनीयता होता है वह कौन सा सिस्टम ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को अपनाया जाता। पहले कौन सा कन्वर्टिबल कन्वर्टिबल करेंसी एट फिक्स्ड रेट पे ये अपनाया जाता था। तो ये 1971 से बदल चुका है। अब बात वही आती कि IMF इतना काम का है क्या, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो इसके द्वारा क्या किया जाता, तो आप जान चुके हो इसके द्वारा यानी वित्तीय सहायता रुपया उपलब्ध करवाया जाता है। और किसको, जो इसके मेंबर हैं, कितने 190 सदस्य देशों को, तो जो इसके मेंबर हैं उनको वित्तीय उपलब्ध करवाया जाता है ताकि उनका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो रही है उनके पास, क्योंकि अब जो विदेशों के साथ अब व्यापार आप किसमें विदेशी करेंसी में करोगे जब तक कि स्वैपिंग वाली व्यवस्था आप ना लागू की हो, और नॉर्मल जो अन्य देश होते हैं उनके पास जो डॉलर होता है उसकी कमी होती है। तो इसीलिए जब डॉलर वालर ये कौन उपलब्ध करवा देता तो ये मदद जो कोई भी देश अब दिवालियापन की होने की स्थिति में पहुंच रहा, जैसे आप वर्तमान संदर्भ में श्रीलंका को आप रख सकते हो, तो उनको भुगतान संतुलन की समस्या से बचाने के लिए IMF सामने आता है और उनको वित्तीय मदद देता। लेकिन उसके साथ IMF आप समझेंगे यही स्थिति 1990 में भारत की भी हो गई थी। तो भारत भी IMF के पास गया, फिर IMF के द्वारा बहुत सारे जो LPG की नीति आप देखते हो वो IMF के दबाव में ही आई है। LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, और क्योंकि वो पॉलिसी मेकिंग में आप फिर उसमें क्या अपना हस्तक्षेप करता है, वो बताता है ऐसे ऐसे करोगे तब हम आपको क्या है यानी कंसेशनल लोन या अन्य प्रकार की जो डेप्ट है वो उपलब्ध करवा पाएंगे। तो ये आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स को देखता। इसके अलावा जाहिर सी बात है सर्विलांस का मतलब निगरानी भी करता है 190 देशों के द्वारा। कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसा गया और हो गया पूरा फुर्र, यानी फुर्र का मतलब हुआ वो निगरानी करता कि जिस काम के लिए आप पैसा मुझसे लेके गए क्या उसी काम के लिए तुम लगाए हो कि नहीं लगाए हो। कहीं जुआ खेलने में तो पैसा नहीं खर्चा कर दिए, तो ये भी यानी सर्विलांस करने का काम भी IMF के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग का भी काम IMF करता। आप कहेंगे क्या कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब क्षमता निर्माण, क्या मानव आदमी बनाता है क्या? जी नहीं, आदमी तो नहीं बनाता, लेकिन आदमी को तैयार करता है। किसके लिए तैयार करता है? तकनीकी सहायता दे करके और ट्रेनिंग दे करके, तकनीकी सहायता और ट्रेनिंग दे करके आदमी को आदमी बना देता है। और आदमी को आदमी बनाने में इसमें किसको इसमें जो केंद्रीय बैंक के है, केंद्रीय बैंकों को ट्रेनिंग देता है, तकनीकी सहायता, वित्त से संबंधित जो मंत्रालय विभाग है उनको, और टैक्स अथॉरिटी यानी टैक्स से संबंधित जो अथॉरिटी प्राधिकरण है उनको, या इसी प्रकार के अन्य कोई और जो मेंबर इसमें जो मेंबर है उनका कोई और सहायता चाहिए तो उनको ये सहायता देता। आप कहेंगे कि सर इतना ये काम IMF कर क्या लेता है, क्या इसके पास कोई मैकेनिज्म है? जरूर होगा, जाहिर सी बात है, इतना सब सिस्टम है, 190 देश हैं और बैठक इनकी होती है, तो जाहिर सी बात मैकेनिज्म तो होगा ही होगा। जो मैकेनिज्म किस तरीके से काम होता है तो उसी मैकेनिज्म को सबसे पहले क्या बनाया गया, कौन? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। जैसे अंग्रेज आए थे तो सबसे पहले BOC और COD यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और सबसे पहले COD आया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आया था। तो यहाँ पर भी IMF के पास सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले जिसे कहा जाता BOG। पहले BOG साहब को समझिए, यहां समझ लीजिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपको अब मजेदार कहानी होने वाली है। यानी सबसे पहले क्या होता है? BOG। और BOG में जो 190 देश है, इन 190 देशों से कहा जाता है कि हमको आप सभी लोग जो 190 देश हैं इनसे कहा जाता है कि आप हमें एक गवर्नर और एक अल्टरनेट गवर्नर, कुल मिला के 190 × 2, प्रत्येक राष्ट्र से हमें 2 गवर्नर चाहिए, एक मुख्य यानी एक
गवर्नर होगा और एक कौन होगा, अल्टरनेट गवर्नर। एक गवर्नर एक अल्टरनेट, यानी दो गवर्नर की डिमांड की जाती है। और ये जो दो, हर 190 इंटू 2 बराबर कितना बन जाएगा, 338। जो ये 338 टोटल गवर्नर है, इन्हीं को किस नाम से जाना जाता, इन्हीं को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के नाम से जाना जाता। यानी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बन चुका। अभी आप कहेंगे, फिर आपके मन में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, उत्सुकता, सर क्या यही पूरा मैकेनिज्म आईएमएफ को यही चलाते हैं? इसका मतलब तो हो गया कि पूरे जो 190 देश है उनके जो है गवर्नर चला रहे हैं आईएमएफ को। जी नहीं, इनका काम क्या होता है, इनका काम चुनाव करवाना होता है, चुनना होता है किसको, जो आईएमएफ का मालिक बनके बैठने वाला है उनको चलाने के लिए। तो आप कहेंगे सर आगे बताइए, ये तो और इंटरेस्टिंग कहानी हो रही। तो हमने क्या कहा कि जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बना है, इस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के द्वारा एग्जीक्यूटिव बोर्ड को बनाया जाता है। कौन बनाया जाता, यानी जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है उसका काम है एग्जीक्यूटिव बोर्ड को बनाना। और फिर इसी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के माध्यम से कितने, तो ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड में 24 मेंबर लिए, यानी जो ये बने हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के माध्यम, बोर्ड ऑफ गवर्नर से ही 24 सदस्य किसमें शामिल किए जाते हैं, एग्जीक्यूटिव बोर्ड। किसमें शामिल किए जाते, एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स में शामिल किए जाते हैं। और एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स में जो 24 मेंबर्स हैं, इसी में से एक को क्या बनाया जाता, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया जाता। जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता, यही आईएमएफ से संबंधित जितने भी पॉलिसीज, जितने भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है उनको संपन्न करता है। बात हमारी समझ पाए? यानी हमने क्या कहा, पहले बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनता है और बोर्ड ऑफ गवर्नर से जितने भी 190 सदस्य हैं उनसे कहा जाता है एक गवर्नर और एक अल्टरनेट गवर्नर आप भेजिए अपने देश से। वो जो 190 इंटू 2 वो मिल करके फिर किसका चुनाव करते, इन 24 सदस्यों को चुनते हैं। और 24 सदस्यों से मिलके क्या बनता है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड बनता। और एग्जीक्यूटिव बोर्ड में जो 24 मेंबर हैं, इन्हीं के माध्यम से फिर क्या किसकी तैनाती की जाती है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की। यानी कि मेन पूछा जाए जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का मेन हेड कौन होता, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है। और ये 24 सदस्यीय जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड बना है उसका हेड होता है। ये इतनी बात आपकी क्लियर हो चुकी होगी। अब चूंकि जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड बन चुका है तो इसको हर तरीके की क्या चाहिए, मदद चाहिए, हर तरीके की मदद चाहिए। कोई आपका डेवलपमेंट या गरीबी उन्मूलन के लिए भी प्रयास करता, अन्य कई काम करता, तो उसके लिए इसको मदद चाहिए। तो उसके लिए क्या किया जाता है, इसी यानी एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंतर्गत 2 कमेटी है, एक को डेवलपमेंट कमेटी और एक का नाम इससे यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, इसे क्या कहा जाता, इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी। यानी मॉनेटरी, मौद्रिक और वित्तीय मामलों से संबंधित सलाह देने के लिए अलग से एक कमेटी बनी है जिसे इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी के नाम से जाना जाता। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, जो ये आपकी इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी है, इसमें भी कितने मेंबर होते हैं, 24 सदस्य होते हैं। अलग से हम इसको डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी और दूसरी डेवलपमेंटल कमेटी। और ये डेवलपमेंट कमेटी में होते हैं 25 सदस्य, एक इसमें ज्यादा होता। इन दोनों कमेटियों का काम होता है जो एग्जीक्यूटिव कौन सा, अभी आपने देखा एग्जीक्यूटिव बोर्ड बना है, उस एग्जीक्यूटिव बोर्ड के जो डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव बोर्ड को, जो ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड है इसको सलाह देना। एग्जीक्यूटिव बोर्ड को सलाह देने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी और डेवलपमेंट कमेटी का गठन किया गया है। याद रखिए, इसमें आप कहेंगे कि जो चूंकि विकास काम जो होते हैं ये दोनों इस कमेटी में विकास के काम तभी हो पाएंगे जब विश्व बैंक और आईएमएफ मिलके काम करें। तो इसमें जो डेवलपमेंट कमेटी है, इसमें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों के सदस्य शामिल होते, लेकिन इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल जो कमेटी उसमें केवल और केवल किसके मेंबर शामिल होते हैं, आईएमएफ के सदस्य शामिल किए जाते हैं।
तो इस प्रकार ये डिसीजन लेने का प्रोसेस है। बात समझ में आए? तो ये आपका ये किया जाता है। अब हम बात करें अन्य चीजों की कि आईएमएफ के द्वारा कौन सी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, आईएमएफ रिपोर्ट भी निकालता है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक पूछे ये कौन निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, आउटलुक ये आपका कौन? तो ये आईएमएफ के द्वारा निकाला जाता। ये भी यूपीएससी में आपके क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा आईएमएफ के द्वारा यानी जो देश जितना इसमें क्या करेगा, अपना कोटा निश्चित करेगा, उस रेशियो में उसे वोटिंग राइट्स भी प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, एक मेंबर एक वोटिंग राइट का यहाँ पर कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता। जो जितना कोटा प्राप्त करेगा उस रेशियो में इसमें क्या उसको वोटिंग राइट प्राप्त होता। इसी कोटा को किस नाम से जाना जाता? इसी को एसडीआर। एसडीआर क्या है? ये कोई करेंसी नहीं है, इसे स्पेशल ड्राइंग राइट्स के नाम से जाना जाता। स्पेशल ड्राइंग राइट्स विशेष आहरण अधिकार, और विशेष आहरण अधिकार का मतलब हुआ कि आपका जो आईएमएफ का अकाउंट है उसमें कितने यूनिट आपके हिस्से में आया है। जैसे 100 यूनिट है तो इसमें कितने हिस्से, कितने मालिक हो, जैसे कंपनी के शेयर होते, कितने शेयर आप खरीदे हो, वैसे जो आईएमएफ का अकाउंट है उसके कितने परसेंट के आप हकदार हो। भारत का आप देखोगे कितना 2.12%, इसी के आसपास क्या है भारत अभी इसका क्या है, यानी भारत का एसडीआर है, एसडीआर है। तो एसडीआर ये क्या है? इसका जो आप पूछे ये क्या है, तो आईएमएफ का यूनिट ऑफ अकाउंट है, जिसे क्या कहा जाता, जिसे एसडीआर के नाम से जाना जाता है। अब एसडीआर में कौन कौन सी करेंसी यानी ये आप शामिल होंगे तो इनमें आप क्या करना होगा, यानी इनमें आपको भुगतान करना होगा। इनमें कौन? डॉलर हो गई अमेरिका की, यूरो हो गई, यूरो हो गई, और इसके बाद येन जापान की हो गई, ब्रिटिश की पाउंड हो गई, और ये 2015 में किसको शामिल किया गया? चाइना की रेनमिनबी को शामिल किया गया है। आप कहेंगे कि इसकी क्या समीक्षा भी होती है? जी हाँ, प्रत्येक 5 वर्ष पे इसकी समीक्षा होनी यानी होती है। तो प्रत्येक 5 वर्ष पर नॉर्मली इसकी समीक्षा होती है। अभी 15 के बाद 20 में हुई, 20 के बाद अब 25 में होगी, तो इसमें और कोई करेंसी शामिल की बात आती है तो शामिल कर लिया जाता है, शामिल कर लिया जाता। अब इसका आप कहेंगे इसमें लूप होल्स क्या है, तो लूप होल्स कई हैं। लूप होल्स ये है कि इसमें किसी भी मेंबर को बिना उसकी सहमति के शामिल नहीं कर सकते, और दूसरी बात इसमें कोई सुधार करना है तो सुधार करने के लिए आप याद रखिए, अब आपको ये सरप्राइज और व्यंग भी लगेगा, 85% चाहिए वोटिंग राइट्स, 85% मतदान बहुमत से प्रस्ताव पारित होगा। ये कभी समय नहीं आता कि 85% लोग सुधार के लिए पक्ष में या क्या करें, मतदान करें। 85% कुल मिला के पश्चिम के देशों ने कैसे अपने पक्ष में कर रखा, यहां से भी देख सकते हो। तो 85%, 1-2% नहीं, 85% होना चाहिए, और किसी मेंबर को तब तक नहीं शामिल कर सकते जब तक कि उसकी स्वयं की कंसेंट नहीं होनी चाहिए। क्लियर? यहां तक किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब आगे हम सीधे इसी के आगे चलते हैं। अगला 2 न्यूज हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया। अब अगला आपका जो न्यूज है ये भारत में टीबी, ये क्यों अभी चर्चा पर चर्चा में बना हुआ था, तो ये टीबी को लेकर के हम जल्दी जल्दी बेसिक फैक्ट जानते हैं। भारत में टीबी बहुत कहा जाए पूरे विश्व में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है कि 2017 और 18 2 साल का ये डेटा का कलेक्शन किया गया। 2017 में भारत में टीबी के मरीज 18 लाख थे, लेकिन यही संख्या इंक्रीज हो करके जब हम पहुंचते 2018 में तो 21.5 लाख हो गई। यानी भारत में टीबी में कितने नेट 17% की वृद्धि हो गई। अब जरा सोचिए 17% एक साल टीबी के मरीजों की भारत में वृद्धि होगी तो ये देश के लिए सोचना चाहिए, चिंताजनक स्थिति है कि नहीं है। अगर विश्व में हम बात करते हैं तो विश्व में लगभग यानी 2000 ये आपका 18 का सर्वे है, 1 करोड़ टीबी से ग्रस्त लोग थे। इनमें से सबसे ज्यादा हिस्सा किसका था? लगभग 18% हिस्सा भारत का था। सोचिए पूरे विश्व में भी सबसे ज्यादा टीबी के मरीजों की संख्या कहाँ है? इंडिया में है। तो ऐसी कंडीशन में हालांकि भारत पहले से भी 1962 से ही सतर्क हो गया था, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम चला रहा है, लेकिन 1997 में जब भारत के द्वारा डार्ट्स को लागू किया गया, जिसे डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड टीबी साट कोर्स के नाम से जाना जाता, जिसके अंतर्गत मरीजों को अच्छे से दवाइयां दी जाती हैं। अब आप कहेंगे कि अभी ये चर्चा में क्यों बना हुआ है? क्योंकि अब चर्चा में बना कि इसका उन्मूलन भारत ने टीबी हारेगा
देश जीतेगा, इसका लक्ष्य 2025 तक रखा हुआ। तो अब 22 में हम चल रहे हैं, 3 साल हमारे पास समय है। तो इसमें अब ये सोचा जा रहा कि जिस प्रकार हमने पोलियो का, चेचक का उन्मूलन कर दिया, स्मॉल पॉक्स और पोलियो को निपटा दिया, तो उसमें कैसे किए, तो उसमें बताया गया मजेदार। आपको ऐसे पॉइंट इनोवेटिव आप लिखोगे जरूर आपको मदद मिलेगा। उसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात की गई। तो इसे टीबी के लिए भी कहा गया कि अब मल्टी सेक्टोरल अप्रोच को अपनाए जाने की जरूरत। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा, मल्टी सेक्टोरल अप्रोच को अपनाए जाने की जरूरत, इसलिए चर्चा में आ गया। तो कौन कौन से प्रयास भारत सरकार किए हैं, उन प्रयासों की हम बात कर लेते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा यानी कौन 2018 में कौन सी योजना लेके आई, निक्षय। कौन सी योजना, निक्षय पोषण योजना को लॉन्च किया गया। निक्षय पोषण यानी टीबी से जो ग्रस्त मरीज है उनको पोषण, उनका चूंकि इसमें क्या पोषण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती, तो 500 रुपये प्रति मंथ यानी निक्षय पोषण अभियान के अंतर्गत दिया जाएगा। और ये 2018 में योजना आती है। और ये किसका पार्ट है, नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम यानी राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम का एक पार्ट के रूप में इसे शुरू किया गया। इसमें जो टीबी से ग्रस्त मरीज है उनको 500 रुपये प्रति माह पोषण के लिए दिया जाएगा। फिर अब बात अभी चर्चा में क्यों बन गया, तो यहाँ कंपेयर चेचक, स्मॉल पॉक्स और पोलियो जो भारत में समाप्त हो चुके हैं। तो इसमें क्यों समाप्त हुए, क्योंकि जब तक हम भारत हो या कोई विश्व का दूसरा कोना हो, लोगों में ये भाव नहीं आएगा, उसमें जागरूकता का भाव, उसमें सहभागिता की भावना नहीं आएगी। एक अकेला आदमी या एक विभाग, एक देश कितना कोशिश कर ले, वो ना तो ऊंचाइयों पर जा सकता है और ना ही किसी समस्या का निजात पाया जा सकता, समस्या का निदान हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर भी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हुआ इन दोनों के उन्मूलन में, लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो ये आपका क्या है, इसमें बताया गया कि जब कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होता है तो एक तो लोगों में भारी भरकम लोगों में जागरूकता आती है, दूसरा उनके व्यवहार, एटीट्यूड में, व्यवहार में परिवर्तन आता है। अभी आप देखोगे जो टीबी मरीज हो या एड्स मरीज हो, उनको समाज में कलंकित माना जाता है, कलंक की दृष्टि से देखा जाता। तो उनकी बीमारी से ज्यादा तो समाज के द्वारा किए जा रहे जो प्रताड़ना से वो प्रताड़ित हो रहे हैं, उससे ज्यादा उनको बीमारी ठीक की बजाय और ज्यादा वो क्या है, गर्त में जा रहे हैं। तो इसमें इसीलिए कहा गया कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, एक तो मास जो गलत तरीके से हमारे मन में भ्रम गलत तरीके से भर दिया गया कि टीबी या कुष्ठ रोग या एड्स रोग के पास आप जाओगे तो आपको भी एड्स या टीबी या ये कुष्ठ रोग हो जाएगा। तो ये जब जागरूकता अभियान चलेंगे मास कम्युनिकेशन के स्तर पे, तब ये संभव हो पाएगा। तो मास अवेयरनेस लाने की जरूरत है, लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने की जरूरत है, डिमांड क्रिएशन की जरूरत हुई। इसके अलावा जो क्लियरिंग मिथ, जो मान्यताएं यानी ये बनी हुई हैं, उनको कैसे समाप्त किया जाए, और कन्विंसिंग द रिलक्टेंट टू द एम्ब्रेस यानी कैसे लोगों को ये समझाया बुझाया जाए कि आपका जो ये मरीज है आपकी तरीके की ही है, इनकी छुआछूत की बीमारी नहीं है। तो ये आपका कैसे ये पोलियो में भी ऐसे ही होता था, ये सब प्रयास किए गए। तो इसीलिए मेन आपको जो थीम वर्ड है वो कौन आपको ध्यान रखना, तो हमने आपको बताया वो थीम वर्ड कौन सा है, मास पार्टिसिपेशन। कौन, यानी पीपुल्स कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। अब टीबी उन्मूलन कैसे होगा, 2025 का हमने जो टारगेट सेट किया है, टीबी हारेगा और भारत जीतेगा, देश जीतेगा, ये कैसे होगा, तो यहाँ मल्टी सेक्टोरल अप्रोच यानी बहु क्षेत्रीय अप्रोच को अपनाने की जरूरत है, जिसमें जो कम्युनिटी समुदाय लोगों को शामिल किया जाए और साथ में संस्थाएं, इन दोनों को साथ में आना चाहिए और प्रयास करना चाहिए टीबी के उन्मूलन के लिए, तभी टीबी का उन्मूलन हो पाएगा। हालांकि जन भागीदारी के लिए एक और अभियान इसी में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान चल रहा है, जिसमें लोगों से अपील की जाती है, जन भागीदारी के माध्यम से लोगों से अपील की जाती है कि वो कृपया जो टीबी मरीज है उनको जितना संभव हो सके अतिरिक्त एडिशनल सपोर्ट उनको समर्थन दीजिए। और इसी प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत निक्षय मित्रों की तैनाती की जाती है। आप कहेंगे सर ये निक्षय मित्र क्या है, तो ये वॉलंटियर्स होते हैं। वॉलंटियर्स का मतलब इनको किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं डाला जाता कि आप आइए काम ही करिए, बल्कि ये कहा जाता है कि आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, आपका स्वागत है, स्वैच्छिक रूप से आइए, अपनी सेवा दीजिए, समर्थन जितना आप कर सकते हो करिए। कौन सा, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान चल ही रहा, तो अपना भी जन भागीदारी के माध्यम से अपना जितना योगदान हो सकता है
वो कर दीजिए, क्या कर दीजिए। और जो करने की बात करती है तो इसमें वॉलंटियर्स में इंडिविजुअल शामिल हो सकते हैं, कोई एनजीओ आना चाहता है वो आ सकता है, सहकारी समितियां आ सकती हैं, इसके अलावा कारपोरेट कोई उद्योगपति आना चाहता है वो आ सकता है, और यहाँ तक कि राजनीतिक जो दल है वो भी कोई समर्थन करना चाहती है तो उनको भी यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं लगाया गया, वो निश्चय मित्र में शामिल हो सकते हैं। ये क्या करेंगे, ये टीबी जो मरीज हैं उनको सहायता करेंगे। किस प्रकार, क्योंकि इनकी टीबी मरीजों को पोषण की आवश्यकता होती तो इनको न्यूट्रिशनल पोषण युक्त समर्थन, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, कोई भी आपका पोषण जो सहायक चीज़ें होती हैं उनको आप दे सकते हैं। इसके अलावा एडिशनल और वोकेशनल सपोर्ट इनको दे सकते हैं। तो ये सब प्रयास इनको यानी दिए जा सकते हैं, तो इसमें आपका प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान में जो भी वॉलंटियर्स अपना सहयोग करना चाहता है एज ए निश्चय मित्र बन करके वो अपना योगदान दे सकता है। और भारत ने तो तय ही कर लिया कि टीबी हारेगा देश जीतेगा। और ये कब देश जीतेगा, 2025 में देश जीतेगा। इसी में 3 स्तर पे टीबी हारेगा देश जीतेगा प्रयास हो रहा है। एक इसमें है डायग्नोस्टिक दृष्टिकोण। डायग्नोस्टिक दृष्टिकोण आप ध्यान दीजिएगा कि पहले से ही पता लगा लिया जाए, हल्का सा भी कोई वायरस टीबी का लगा तो उसके तुरंत यानी प्री प्राइमरी स्तर पे ही उसका पता लगाया जाए। तो ये नैदानिक सार्वजनिक स्वास्थ्य घटक का मतलब हुआ जो टीबी से डॉट्स के अंतर्गत कोर्स चलते हैं उसमें दवाइयों की कमी ना हो, हर तरीके से उसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य में और सक्रिय सामुदायिक लोगों की भागीदारी, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जन भागीदारी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2030 तक का लक्ष्य रखा, लेकिन भारत ने हमने अभी बताया 2025 तक ही लक्ष्य रखा है। क्योंकि अब डेटा की बात करें तो यहाँ डेटा आपके सामने लिखा कि 2017 में 18 लाख भारत में टीबी के मरीज और 2018 में इनकी संख्या 21.5 लाख हो गई, नेट 17% की वृद्धि देखी गई है। विश्व में बात करें तो विश्व में टीबी से यानी टीबी के 2017 का ही डेटा है, 1 करोड़ टीबी के मरीज थे जिनमें 17% देखिए 1 करोड़ मरीज 2017 पूरे विश्व में थे टीबी से। 17% इंडिया, 9% चाइना और 8% इंडोनेशिया में टीबी के मरीज यानी पाए गए हैं। सबसे ज्यादा पूरे विश्व में भारत में टीबी के मरीज हैं 27% इंडिया, 9% चाइना, 8% इंडोनेशिया। तो ये दैनिक इस पे जरूर बहुत अच्छे से ध्यान दिया जाना चाहिए। अगर मौतों की बात करें तो ये मौतें जो 2017 में हुई 13 लाख हुई, इनमें अकेले 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा यानी 4 लाख मौतें तो केवल अकेले भारत में हुई हैं। 2017 में पूरे विश्व में 13 लाख टीबी से मौतें हुई, उनमें से भारत में अकेले 4 लाख यानी 1/3 मौतें भारत में टीबी से हुई। इसलिए चिंता और सोचनीय विषय है और इस पे बहुत अच्छे से प्रयास किया जाना चाहिए। तो यानी ये वाला भी टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। इसके अलावा 90 आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा WHO की ये 90 स्ट्रेटजी क्या है, इसका संबंध किससे है, स्वास्थ्य का मुद्दा आया है तो हमने आपके लिए भी एक क्वेश्चन दिए हैं। अगला क्वेश्चन ये है, ये आपके काम का है, कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 और ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2019-20, ठीक 2004-5 का, फिर 2004-5 के बाद उसके बाद 14-15 और 2019-20। तो ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 से 5वां है। और इसमें एनीमिया का मतलब हुआ कि शरीर में आयरन की जब कमी हो जाती है तो उसी को एनीमिया कहा जाता है। आमतौर पे ये एनीमिया की कमी, रक्त अल्पता की कमी महिलाओं में हर महीने जो मेंस्ट्रुअल साइकिल मासिक चक्र ऋतुस्राव की वजह से उसमें एक आम बात है। लेकिन जो सर्वे किया गया इसमें पाया गया कि पुरुषों में, आदमियों में भी एनीमिया की कमी देखी गई है। और पुरुषों में जो कमी को अब चूंकि कैसे डिफाइन किया जाए, पुरुषों में तो महिलाओं की भांति कोई ऋतुस्राव हर महीने होता नहीं, जिससे इनमें क्या यानी जो आयरन है वो आपका या ब्लीडिंग होती हो। तो ये क्यों, तो इसमें यानी पुरुषों में ये इसको व्यक्त करने का जो तरीका वो बताया गया कि अगर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन आपके शरीर में 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर से कम है तो पुरुषों में माना जाएगा वो किससे, एनीमिया से ग्रस्त है।
बात समझ में आई? तो पुरुषों में हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन से मापा जाता है, जबकि महिलाओं में यानी वो उनकी एक मेजर समस्या है। तो अब इसी में बताया गया कि महिलाओं में जो ये आयरन डिफिशियंसी होती है ये किसकी वजह से होती है? तो वही हर महीने का जो उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, ऋतुस्राव, उसकी वजह से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा डिफिशियंसी अब महिलाओं में अन्य, तो ये पहला तो आयरन की कमी है यानी महिलाओं में, और उसके बाद इसमें जो फोलेट होते हैं, विटामिन B12, साइनोकोबाल्मिन, विटामिन ए, इन सब की कमी से भी अन्य फैक्टर भी हैं। पुरुषों में जो ये एनीमिया की कमी पाई गई, एज कितनी? 15 से 64 वर्ष। कितना? 15 से 64 वर्ष के बीच में। और ये भी देखा गया जो गांव में लोग रहते हैं, गांव के पुरुषों में एनीमिया से ज़्यादा ग्रस्त हैं बनिस्पत अर्बन शहरी पुरुषों की तुलना में, यानी शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की तुलना में गांव के लोग ज़्यादा एनीमिया से ग्रस्त हैं। अब एक डेटा इसमें ध्यान दीजिए, अगर 10 में से 10 गांव के लोगों में 10 में सर्वे किया गया तो 3 यानी 1/3 हिस्सा शहर में किया गया, 5 में से 1 शहर में, यानी इसका क्या हो गया? ये 1/3 हिस्सा और इसमें 5 में से 1, कुल मिलाकर के आप देखेंगे शहर में कम है, प्रत्येक 5 में 1 और गांव में प्रत्येक 10 में 3 लोग एनीमिया से क्या हैं? ग्रस्त हैं। और इनमें भी 60% जो एनीमिया की कमी पाई जाती है वो नॉर्मल तौर पे, चूंकि पुरुषों में कोई एग्जैक्ट रीजन नहीं बताया जा सकता क्यों ये एनीमिया की कमी है, क्या उनका फैक्टर यानी क्या चीज़ें इसमें होंगी। तो इसमें 60% जो ओवरऑल देखें तो 60% जो एनीमिया की कमी पाई जाती है ये बच्चों में खासकर या महिलाओं में जो प्रजनन एज से गुजर रही होती हैं, उस दौरान आयरन की कमी हो जाती, क्योंकि प्रजनन एज में मेंस्ट्रुअल साइकिल से उन्हें हर महीने गुजरना पड़ता है, जिससे रक्तस्राव होता है। रक्तस्राव की वजह से स्वाभाविक है कि उनमें एनीमिया की कमी हो जाएगी। लेकिन पुरुषों में क्यों कमी हो रही, ये अभी रिसर्च चल रहा है। कुछ कुछ फैक्टर इसमें बताए गए कि आपका सर्वे आया हुआ है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट था, हमने आपको बता दिया। आगे इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन ये आपके लिए एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट भी होते हैं कि द लोगो फॉर इंडियाज अपकमिंग जो G20 वाला है उसका लोगो कहाँ ये प्रेसिडेंसी G20 प्रेसिडेंसी वाज ऑफिशियली, यानी ये क्या किया गया रिसेंटली, कहाँ पर? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो नागालैंड है वहाँ पर इसको अपना लिया गया है, वहाँ पर ये। तो ये अब हॉर्नबिल फेस्टिवल ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। हॉर्नबिल फेस्टिवल की बात करें तो ये नागालैंड का एक प्रकार का क्या है, ये कल्चर है, नागालैंड की कला कल्चर और वहाँ के खान पान को इसमें दर्शाया जाता है। अब हॉर्नबिल यहाँ एक पक्षी भी पाया जाता है। अब हमारा यहाँ मकसद हॉर्नबिल को लिया जाना था, तो इसी को जो भारत में हॉर्नबिल पाया जाता इसको ग्रेट हॉर्नबिल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता? ग्रेट हॉर्नबिल के नाम से जाना जाता। और यह ग्रेट हॉर्नबिल, एक फैक्ट ध्यान रखिएगा, ये कौन सा? थार का मरुस्थल छोड़ दीजिए, थार का मरुस्थल को छोड़कर लगभग पूरे भारत में पाया जाता है। तो ये थार का मरुस्थल के अलावा प्रमुख रीजन की बात करें तो हिमालयन का जो फुट हिल्स एरिया है, यानी हिमालय का जो पद स्थल है वहाँ पर पूर्वोत्तर भारत में और पश्चिमी घाट में यह प्रमुख रूप से मेजरली मेनली पाया जाता है। अगर हॉर्नबिल की बात करें तो ये त्यौहार फेस्टिवल भले नागालैंड में मनाया जाता, लेकिन हॉर्नबिल जो है यह अरुणाचल प्रदेश और साथ में केरल का राज्य पक्षी स्टेट बर्ड भी है। तो ये नागालैंड का नहीं है, ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश और केरल का इसे राज्य पक्षी माना जाता। ये पंख कितना फैला सकता? तो विंग स्पैन इसकी 5 फीट होती है, 5 फीट तक ये अपने विंग को फैला सकता। और इसमें और ध्यान दीजिएगा इसके बाद अगला देखिए हॉर्नबिल के प्रकार कितने, तो भारत में ग्रेट हॉर्नबिल पाया जाता है। इसके अलावा अन्य हम बात करें तो इसमें कौन है? रियथ्ड हॉर्नबिल है, ब्राउन हॉर्नबिल है और रूफस हॉर्नबिल है। जो ये 3 आपके पास लिखे हैं, रियथ्ड हॉर्नबिल, ब्राउन हॉर्नबिल, रूफस हॉर्नबिल, ये क्या होते हैं? स्लाइटली हल्के से क्या होते हैं? छोटे होते हैं एंड ओनली फाउंड इन नदर्न इंडिया, और ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया,
पूर्वोत्तर भारत में जो अन्य हॉर्नबिल की वैरायटी पाई जाती है, इनमें रीथ्ड हॉर्नबिल है, ब्राउन भूरा हॉर्नबिल है, र्यूफस हॉर्नबिल है, ये केवल और केवल पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती हैं, इसके अलावा अन्य कहीं नहीं। तो हमने कहा हॉर्नबिल पूर्वोत्तर भारत में, तो पूर्वोत्तर भारत में किस टाइप का हॉर्नबिल पाया जाता है? तो रीथ्ड हॉर्नबिल, ब्राउन हॉर्नबिल, र्यूफस हॉर्नबिल पाया जाता, जो छोटे होते हैं और एक केवल आकार में छोटे होते, केवल भारत में के पूर्वोत्तर भारत में पाए जाते। अब पूर्वोत्तर भारत के अलावा एक हॉर्नबिल और है जिसे ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल कहा जाता। ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल जो उत्तराखंड का राजा जी नेशनल पार्क है, यहां पर यह पाया जाता है। अगला है मालाबार ग्रे हॉर्नबिल। जो मालाबार आप समझ चुके होंगे, मालाबार कहाँ? केरल के तट पश्चिमी घाट। तो मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, लाउड लाफ, एचो, इको, जो मालाबार का ग्रे हॉर्नबिल है, ये बहुत तेज आवाज करके क्या करता है? तेज आवाज में हंसता है, जो पश्चिमी घाट में पाया जाता है। स्मॉलेस्ट ऑफ द ग्रुप इंडियन ग्रे हॉर्नबिल, यानी जो इंडियन ग्रे हॉर्नबिल हैं, ये थार के रेगिस्तान में नहीं पाए जाते और ये छोटे आकार में होते, ग्रे जो कलर के होते हैं। अगला, ये कहां पर अपने अंडा बच्चा देना पसंद करते? तो जो लंबे वृक्ष होते हैं, टाल ट्री, लंबे वृक्ष होते हैं, वहां पर ये अपने अंडा देने के लिए आते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि ये इनकी जो ब्रिस्ट हाइट होती है, ये कितनी, इनकी जो छाती की ऊंचाई होती है, ब्रिस्ट हाइट होती है, ये 1.5 मीटर या इससे भी अधिक होती है। कितनी? 1.5 मीटर या इससे भी इनकी छाती की ऊंचाई होती है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो ये क्या है? म्यूचुअलिज्म को दर्शाते हैं, क्योंकि कहाँ आते हैं? तो ये आते हैं यानी कहां पर? वृक्षों पर। और ये पक्षी और वृक्ष के बीच में क्या होता? आपस में अन्योन्य आश्रित होने की वजह से म्यूचुअलिज्म भी यहां आप बता सकते हो, दर्शाते हैं। म्यूचुअलिज्म भी इनके द्वारा दर्शाया जाता है। अन्य चीज़ों की बात करें तो ये आपका इनका जीवन काल की अगर बात किया जाए कि कितना इनका जीवन काल होता है, तो वो हम बात करें तो इनका जो जीवन काल होता है यह लगभग 40 साल तक, लंबे समय तक जीते हैं। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, जो भी रेन फॉरेस्ट, वर्षा हरित वन होते हैं, उनके विनाश का कारण बनते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो सीड्स होते, बीजों को वो दूर दूर तक, यानी क्या, उठा के दूर दूर तक डिस्परेज करते हैं, फैलाते हैं। तो इससे इनका कहा जाए कि रेन फॉरेस्ट जो ट्रीज हैं, उसका लगभग 80% क्या करते हैं? उनके बीजों को दूर स्थानों पे पहुंचा आते हैं। अब इनका आगे हम बात करें कि दियर लार्ज साइज मेक्स देम टू प्रोन टू बीइंग हंटेड। इनका चूंकि आकार, इनकी ऊंचाई, इनका लंबा होता है, तो इनका शिकार करना भी, इनको पकड़ना आसान होता है शिकारियों के लिए, इसीलिए आसानी से शिकारियों के यानी उसमें ये आज भी जाते हैं। इसके अलावा एक हॉर्नबिल यहाँ पर और है जिसे हेलमेटेड हॉर्नबिल कहा जाता, जो बोर्नियो और सुमात्रा, इंडोनेशिया वाले भूभाग में पाया जाता है। जो इंडोनेशिया वाले हेलमेटेड हॉर्नबिल है, ध्यान दीजिएगा, वो सीआर क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है। क्लियर? अगले आते हैं। अगला है 3 हिमालयन मेडिसिनल प्लांट्स को IUCN की रेड लिस्ट में क्या किया? शामिल कर दिया गया। तो तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। एक है मीजोट्रोपिस पेलिटा। मीजोट्रोपिस पेलिटा, ये नाम ध्यान रखिएगा। इसे पटवा के नाम से भी जाना जाता है और वर्ष भर पाई जाने वाली एक प्रकार की स्क्रब झाड़ी है, जो उत्तराखंड के में स्थानिक रूप से पाई जाती। ये क्यों खतरा इसको है? तो जंगल को नष्ट किया जा रहा, निवास स्थान को नुकसान, और आग जो जंगल में लगती है उससे इनको नुकसान पहुंचता है। इनका प्रयोग हम एक प्रबल स्ट्रांग एंटीऑक्सीडेंट के रूप में करते हैं और दवा उद्योगों में इसे सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगला है फ्रिटिलारिया सिरोसा। फ्रिटिलारिया सिरोसा की अगर बात की जाए तो यह इसे हिमालयन फ्रिटिलरी के नाम से जाना जाता है। एक प्रकार की 12मासी ब्लब नुमा एक जड़ी बूटी होती है। खतरा इनका क्या? इनकी लगातार इनकी जो डिक्लाइन हो रही है, इनकी दर बहुत तेजी से घट रहे हैं और पुरानी जनरेशन कम उनमें जो अंकुरन क्षमता है, अपने को विकसित करने को क्षमता कम हो रही। उसके अलावा व्यापार, इनको व्यापार मूल्य अत्यधिक होता, तो इनको बहुत ज़्यादा इनकी कटाई छटाई होती है, तो कटाई इनकी बहुत ज़्यादा होती, अवैध व्यापार इनका उपयोग किया जाता है। इनका उपयोग किसमें होता है? जो ब्रोंकिल से संबंधित बीमारियां होती हैं उनको, और निमोनिया के इलाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरी जो इसमें शामिल की गई, इसका ध्यान दीजिएगा, यह है डेक्टिलोरिजा।
डेक्टिलोरिजा हेटागिरा, इसी को सलाम पांजा के नाम से जाना जाता, जो हिंदू कुश से लेकर के अफगानिस्तान, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, चीन, भारत में पाई जाती है। एक कंद, एक प्रकार की एक कंद प्रजाति के अंतर्गत इसे क्या किया जाता, रखा जाता है। अन्य चीजों की हम इसमें बात करें, खतरा क्या, निवास स्थान, वही कॉमन पॉइंट कई है, निवास स्थान, वनों की कटाई और पशुधन और क्लाइमेट चेंज, ये सब। और इसका इंपॉर्टेंस का पेचिश है, जठर से संबंधित जठर शोध, और इसके बाद जो ओल्ड एज में फीवर आता है, खांसी, पेट दर्द, इनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन की आते हैं, तो इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन में बुक चर्चा में बनी हुई है, जिसे मिरेकल्स ऑफ फेस योगा के नाम से जाना जाता, जिसे किसके द्वारा, मानसी गुलाटी के द्वारा लिखा गया, जो मनस्विनी की संस्थापक भी मनस्विनी की है। अगला इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन पे आते हैं, तो वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे, आपको पता है विश्व मानवाधिकार जो दिवस है हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को ही संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, यानी यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स, जो UNHCR के द्वारा ही डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की उद्घोषणा की गई थी, यानी मानवाधिकार से संबंधित उद्घोषणा 10 दिसंबर 1948 को हुई थी। इसीलिए क्या किया जाता है, 10 दिसंबर को हर साल मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करें 2022 की थीम क्या रही है, तो 2022 की थीम ये आपके सामने लिखी है, डिग्निटी, गरिमा, फ्रीडम, स्वतंत्रता एंड जस्टिस और न्याय फॉर ऑल, सभी के लिए गरिमा, स्वतंत्रता और न्याय, सभी के लिए गरिमा, स्वतंत्रता और न्याय, डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल, ये ध्यान रखिएगा, इस बार की थीम है। भारत में बात करें क्या मानवाधिकार को लेकर के कोई आयोग है, तो जी हाँ, 1993 में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC का गठन किया गया। यह एक प्रकार का स्टैट्यूटरी सांविधिक निकाय है, जिससे यह एक प्रकार का स्टैट्यूटरी सांविधिक निकाय है, और इसका गठन 1993 में भारत में किया गया। तो ये आज का प्रॉपर न्यूज एनालिसिस था। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे सकते हो। पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। कल फिर इसी के साथ सुबह 7 बजे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।